नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो आज के सेशन में लाइव प्रेजेंट हो चुके हैं। अपने सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं। पेन पेपर हाथ में है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है। जानना शुरू करते हैं आज के सेशन में प्रमुख क्या है, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन है, यदि आपको असफलता नहीं पता है तो आप सफलता का स्वाद भी नहीं चख पाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे या सफल होने के लिए आपको असफल होना जरूरी है। ऐसा इसका कोई भी मीनिंग लिटरल सेंस में नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सफलता की वैल्यू वही लोग कर पाते हैं जिन्होंने कभी फेलियर देखा है। अदरवाइज आपको यह भी नहीं पता होता कि आप कितने सफल हैं। फिलहाल के लिए इतना समझिए, हम में से बहुत सारे लोग इतने सक्षम हैं कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा होगा, बिजली घर में आती होगी, पीने का पानी साफ मिलता होगा, लेकिन हमें इस बात की 1% भी कद्र इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वो दिन नहीं देखे जिस समय हमारे पास में 2 वक्त के खाने की दिक्कत रही हो, पीने के पानी के लिए कोसों दूर जाना पड़ता हो और बिजली सप्ताह में 1 बार आती हो। यदि हमने इतना स्ट्रगल किया होता तो शायद आज हमारे पास जो है उससे हम सकारात्मक होते। और यही हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम दुनिया में जितनी भी पॉजिटिविटी है ये तुलनात्मक रूप से ही चेक करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आपकी असफलता आपको सफलता का स्वाद बढ़ा देती है। आप जिस भी प्रयास में हैं यह मानकर चलिए कि जब आप सक्सेसफुल होंगे उससे पहले यदि आपने उस प्रयास में असफलता पाई है तो आप उसकी कद्र बहुत करेंगे। और अगर आप बिना फेल हुए किसी एग्जाम को निकाल गए तो आप यह मानकर चलिए कि आप उस एग्जाम की वैल्यू करना बंद कर देंगे। आपको लगेगा ये तो इट्स जस्ट ए पीस ऑफ केक, मुझे इससे अब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथी की एके, आरती, प्रजापति, विनय, नेहा, सोनम, कृष्णा, राजू, दीपक, नवीन, तेजपाल, आंचल, हितेश, नवीन, कन्हैया, सोनम, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से साथियों सेशन को साझा कर दीजिए, अपने साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेजिए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। देखिए, मैंने कल आपसे एक वादा किया था। वादा यह था कि आप लोगों को आए दिन हम कंटेंट में कुछ ना कुछ चीजें अपग्रेड करते हुए देते जाएंगे और 10 दिन बाद का आरएनए कल के आरएनए की तुलना में बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हमने अब कंटेंट पर काम करने के लिए कुछ और दिमाग चीजें लगाई हैं, कुछ और थोड़ा सा उस पर मेहनत कर रहे हैं। उसी प्रक्रिया में आज आपको हमारे कंटेंट में निश्चित ही चेंजेस दिखेंगे। असल में हमारा प्रयास यह है कि जब हम पूरी रात और पूरा दिन लगकर लगभग 24 घंटे की मेहनत से आपको कंटेंट बनाकर देते हैं तो उसके बाद आपको कंटेंट बनाने की मेहनत ना करनी पड़े। बस इस प्रयास को लेकर के हमारी टीम दिन और रात काम कर रही है। आपका प्यार, आपका हौसला अफजाई अगर यूं ही रहा तो निश्चित ही हम उस चीज में कामयाबी पालेंगे कि आपके 24 घंटे की जो हमारी मेहनत है उसके बाद केवल आपको क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने भर से आपका काम चल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला आज का जो सेशन है उसमें पहली जो खबर है जिसका विश्लेषण आज किया जाएगा वो है रुपया दिरहम व्यापार। साथियों, इस सेशन में रुपया दिरहम व्यापार, दिरहम बोले तो यूएई की करेंसी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि किन किन विषयों को यहां पर ध्यान दिया जाएगा। पहली चीज, रुपया दिरहम व्यापार क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात, यूएई हमारे लिए खास क्यों है। तीसरी बात, यूएई के लिए हम लोग कितने खास हैं। भारत ने यूएई के साथ इन दिनों कौन से नए एग्रीमेंट किए हैं। यूएई के साथ भारत व्यापारिक रूप से कितना आगे बढ़ा है। भारत के रेमिटेंसेस में यूएई का क्या योगदान है। यानी लगभग इस टाइटल में हम आपको 10 से ज्यादा डायमेंशन डील करने वाले हैं। यदि आप एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं, पेन पेपर लेकर बैठे रहिए, आपको इंडिया यूएई संबंध के ऊपर बहुत सारा कंटेंट मिलने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत का इंपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था होना। अर्थात हमारे यहां पर इतना ज्यादा निर्माण नहीं हो रहा है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें। इसी विषय में हम दुनिया के देशों से बहुत सारा सामान खरीदते हैं और अपने तरफ से अकाउंट से पैसा डॉलर के रूप में उन्हें पे करते हैं। इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट्स का ज्यादा होना और एक्सपोर्ट का कम होना एक ट्रेड डेफिसिट क्रिएट करता है। और चूंकि ये व्यापार डॉलर में होते हैं तो हमने जितने भी डॉलर कमाए हैं अपनी वस्तुओं को बेचकर या अपनी सेवाओं को बेचकर, वो डॉलर हमें व्यापारिक घाटे के संतुलन में चुकाने पड़ते हैं, जिसके चलते हमारे फॉरेक्स के भंडार को हमेशा चुनौती मिलती रहती है। इसी प्रक्रिया से बचने के लिए हमने दुनिया के उन देशों में जहां डॉलर करेंसी नहीं है लेकिन हमारे उनसे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं,
उनके साथ में हमने डिस्कशन प्रारंभ किए और प्रारंभ करते समय हमने उनसे कहा कि यदि आप और हम अपने विश्वास को लेकर आगे बढ़ें और एक दूसरे के साथ अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करें तो डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी। डॉलर पर कम होने वाली इसी निर्भरता की प्रक्रिया को डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। तो पहली शब्द की जो आपकी आज का पहला आंसर मिल चुका है, व्हाट इज डी डॉलराइजेशन। तो डी डॉलराइजेशन वो प्रक्रिया जिसके तहत दो राष्ट्र आपस में एक दूसरे के व्यापार में डॉलर को उपयोग में ना लेने की कसमें खा लें या उसको फिर साइडलाइन करने की तैयारी कर लें, डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। डी डॉलराइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब इस डी डॉलराइजेशन की सबसे बड़ी कारण मैंने आपको बता दिया, फॉरेक्स का बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होना, क्योंकि फॉरेक्स खत्म हो जाता है। अब हमने इसको रिलेट किया कि ये किससे संबंधित है। ना केवल ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था से भी संबंधित है, यानी जीएस पेपर 3 से भी संबंधित है। आज की सुर्खी जिसके कारण हमें से डिस्कस करना हो रहा है, सुर्खी क्या है? रूपी दिरहम ट्रेड टू सून बी ए रियलिटी एज इंडिया यूएई वर्क टू फाइनलाइज अरेंजमेंट, यानी आने वाले समय में रुपया और दिरहम का व्यापार जो है वो एक वास्तविकता होगी और इस वास्तविकता को फाइनलाइज करने के अरेंजमेंट चल रहे हैं। इसे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान ले लेते हैं। व्यवहारिक ज्ञान यह है कि साथियों, अगर मुझे इंडिया से यूएई से कोई मतलब मैं इंडियन हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मुझे यूएई से कोई सामान खरीदना है, तो कैसे संभव होगा कि हम रुपया और दिरहम में व्यापार करें? मतलब कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होगा ना जो कि जाकर के धन देकर आएगा। देखिए, इस बात को थोड़ा सा एहसास करिएगा, तब जाकर के आप इसे बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। हमारा कंसर्न जो आपको बताने का है वो क्या है, एक बार के लिए समझने का प्रयास करें। वेट करें, ये हमारी लाइन निकल कर आ जाए। देखिए, सिंपल सी एक बात समझते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट है इस पूरी कहानी का उसे समझिए। भाई, हम लोग रहे इंडिया वाले और इधर की तरफ बैठा हुआ है यूएई। कंसेप्ट केवल सवाल में यह पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने एक प्रक्रिया, जब रशिया यूक्रेन वॉर चला था तो एक प्रक्रिया जानी थी जिसका नाम था स्विफ्ट तकनीक। आपको याद होगा, स्विफ्ट तकनीक काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी, जिसके माध्यम से दुनिया के अधिकतम देश एक देश से दूसरे देश से व्यापारिक संबंध रखते हैं। एक ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा ट्रांसफर करती है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं ना कि हमारी जो YouTube की कमाई आती है, वो YouTube की कमाई भी स्विफ्ट अकाउंट के माध्यम से ही आती है। यानी जिस भी देश से आपके पास YouTube का पैसा आ रहा है, वो पैसा स्विफ्ट खाते की संख्या के आधार पर, स्विफ्ट कोड के माध्यम से ही आता है। ठीक है, लेकिन जब इंडिया और यूएई एक दूसरे से यह कह रहे हैं कि मैं तो अपना रुपया खर्च करूंगा और आप अपना दिरहम खर्च करना, तो हम लोगों को सबसे पहले यह समझना होगा कि ये दोनों अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में इतना जल्दी लोगों को पसंद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि स्विफ्ट तकनीक में सारी बैंकिंग ऑलरेडी हो रखी है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ में कुछ विशेष प्रबंध करने होंगे। विशेष प्रबंध क्या करने होंगे? उदाहरण के लिए आप यह समझिए, यूएई ने भारत से गेहूं खरीदा, यानी कि भारत ने यूएई को गेहूं बेचा। तो अब आप सोचकर देखिए कि हमारा गेहूं जब यहां गया होगा तो उसका कुछ तो पेमेंट बना होगा। मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए का गेहूं बेचा। अब ये 1 लाख रुपए हमें कैसे देगा? 1 लाख रुपए इन्हें देने हैं हमें, तो 1 लाख रुपए का तरीका क्या बनाए? तो इसका तरीका क्या होगा? हमारा गेहूं गया, इधर से एक व्यक्ति अपने हाथ में 1 लाख रुपया लेकर इंडिया चला आएगा। यही तो हो सकता है। लेकिन सर, ये तो बड़ा ही बेवकूफी वाला काम है। रास्ते में जहाज आ रहा हो, किसी ने लूट लिया तो क्या होगा? आज के जमाने में जहां इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो रखी है, तो क्या इस तरह से काम करना पड़ेगा क्या? एक जगह सामान जाएगा, दूसरा जगह पैसा लेकर के चला आएगा, ये तो गलत है। तो हमने कहा बताइए फिर क्या करें? तो बोले सर, कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए जिसमें ये दोनों देश एक दूसरे के कुछ लोगों को अधिकृत कर दें कि तुम हमारा पैसा रिसीव कर लेना, हम तुम्हारा पैसा रिसीव कर लेंगे। मतलब समझना ध्यान से। अब यहां पर दूसरा आइए, यूएई ने मान लीजिए हमारे पास तेल बेचा, हमारे पास में तेल बेचा। अब जब इसने हमें तेल बेचा तो इसका भी हमें पेमेंट करना है। अब यहां पर बड़ी बात यह है कि हमें पेमेंट करना है। हम इसको पेमेंट करें तो करें कैसे? हमारे पास क्या है? भाई, हमारे पास तो रुपया है, हम रुपये में पेमेंट कर सकते हैं। इनके पास क्या है? ये हमें पेमेंट 1 लाख रुपए में नहीं, दिरहम में कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास दिरहम है जो इनकी करेंसी है। जैसे अमेरिका की डॉलर है, ब्रिटेन की पाउंड है, यूरोप की यूरो है, इंडिया की रुपया है, ऐसे यूएई की दिरहम है। तो ये हमें दिरहम में पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन किसे पकड़ाएं हम वो पैसा? तो इस काम को निपटाने के लिए हमने दोनों देशों की बैंकों में कुछ अकाउंट खुलवाए।
ध्यान से सुनिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्या करवाए हमने? कुछ अकाउंट खुलवाए और उन अकाउंट को नाम दिया, और यह आने वाले समय में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। फिर आप यह मत कहना आपने पहले हमें नहीं बताया था। 2 अकाउंट प्रकार बने और उन प्रकारों को नाम दिया गया नोस्त्रो अकाउंट और वोस्त्रो अकाउंट। ठीक है, नोस्त्रो और वोस्त्रो कहां यूज होते हैं? सामान्यतः जब भी ये शब्द सुनने में आए तो समझ जाइए 2 देश अपनी अपनी करेंसी में व्यापार की बातें कर रहे हैं। ये अकाउंट खुलते कहां हैं? बैंक में खुलते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कौन से देश की बैंक में खुलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, नोस्त्रो और वोस्त्रो, यहां पर आपको वोस्त्रो अकाउंट के बारे में याद रखना है। हमारे पास में अकाउंट खुलेगा वो वोस्त्रो, वी फॉर वोस्त्रो, यानी हमारे लिए। वी का मतलब हमारा, WE, वी मतलब हमारा। हमारे देश में जो अकाउंट खुले वो वोस्त्रो, और जो दूसरे के देश में अकाउंट खुले वो नोस्त्रो। मतलब साधारण भाषा में समझिए, यूएई की कोई तो बैंक होगी, मान लीजिए कोई वहां की XYZ नाम की बैंक है, उसने हमारे देश की SBI बैंक के अंदर एक खाता खुलवा दिया। उस खाते की विशेषता क्या है? उस खाते की विशेषता यह है कि हम जो भी वस्तु खरीदेंगे, अब हम हाथ से पैसे देने नहीं भेजेंगे किसी को, हम उस अकाउंट में पैसे डलवा देंगे। सर आप तो अकाउंट में पैसे रुपया में डलवाओगे? बिल्कुल। तो हमने इस अकाउंट में रुपए में पैसे डलवा दिए, ये रुपया डलवा दिए कि ये पकड़िए साहब, SBI के अंदर यूएई का वोस्त्रो अकाउंट है, यानी उनका हमारे पास अकाउंट जो है वो वोस्त्रो अकाउंट है, और उस अकाउंट में हमने धन डलवा दिया। क्लियर हो गया? ये धन क्या काम आएगा? सर आपने तो रुपया डलवा दिया, उनके देश में तो रुपया चलता ही नहीं है। बहुत सही, यही पर सबसे बड़ा बोटल नेक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि SBI मार्केट से यह मालूम करेगी कि 1 दिरहम बराबर कितना रुपया है। दोबारा सुनिएगा, 1 दिरहम बराबर कितना रुपया है, यह SBI मार्केट से मालूम कर लेगी, और जो भी वस्तु जिसने खरीदी है उससे कहेगी कि आप उतना रुपया डालो जो दिरहम के बराबर हो। यानी SBI रुपया और दिरहम में एक्सचेंज करेगी। दोबारा सुनिएगा, वोस्त्रो अकाउंट बैंक में खुला एक खाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, वैसे ही यह वाला भी एक खाता है जिसमें दूसरे देश की बैंक हमारे देश की बैंक में खाता खुलवाती है। और वो इसलिए खुलवाती है ताकि उस देश की जो खुद की मुद्रा है उसमें वो पेमेंट ले सके, और एक्सचेंज रेट, विनिमय दर का उपयोग करके उन्हें अपने देश में ले जा सके। अब आप पूछेंगे तो फिर एक बात बताइए, एक तो हो गया वोस्त्रो अकाउंट, फिर सर दूसरा अकाउंट होता है वो है नोस्त्रो अकाउंट। ये क्या होता है? अब इंडिया वालों को यूएई में सामान बेचने पर पैसा लेके आना था, तो जब यूएई से पैसा लेके आना था तो यूएई की बैंक में हमने अपना खाता खोला, यानी हमारा खाता आपके देश में, दैट इज नोस्त्रो अकाउंट। क्लियर हो गया? मतलब ध्यान से समझ लेना, 2 देशों के बीच में कौन से अकाउंट खुले? वोस्त्रो, दूसरे देश का हमारे पास, नोस्त्रो, हमारा अकाउंट उसके पास। वो क्या करेगा? वो उस अकाउंट में, अब जैसे मान लो हमने यूएई को गेहूं बेचा था, उसे पेमेंट करना था, अब वो पेमेंट करेगा काय में? वो दिरहम में करेगा। क्यों? क्योंकि उनके यहां की मुद्रा दिरहम है, वो दिरहम में पेमेंट करेगा, लेकिन दिरहम हमारे यहां चलता नहीं है। तो फिर वो जो नोस्त्रो अकाउंट जिस बैंक में है वो एक्सचेंज रेट को अप्लाई करके हमें रुपए का ही भुगतान कर देगा। उम्मीद है आपको कंसेप्ट नंबर 1 समझ में आ गया होगा, दैट इज नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट क्या है। और जो आज की न्यूज है, न्यूज क्या है? इंडिया के अंदर रुपया और दिरहम का व्यापार होने की बातें हो रही हैं, तो इस बात का जो मूल बिंदु है यह होगा कैसे? तो हमने वो मूल बिंदु बता दिया, वाया नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट होगा। हम लोगों के बीच में फाइनलाइज करने की बातें चल रही हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। अब यूएई है कहां? अब मैं आपको वो बताता हूं। यूएई के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं वो बताता हूं। हाल ही में यूएई के साथ हमने कौन सा ऐसा एग्रीमेंट किया जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है? भारत ने हाल ही में कौन से एग्रीमेंट ऐसे किए हैं जो कि यूएई के साथ भारत की बहुत प्रगाढ़ रिश्ते को दर्शाते हैं? सारी बातें अब आपके सामने आने वाली हैं। देखिए, मैप आपको हमने यहां पर दिखाया। भारत से पश्चिम की तरफ जब आप चलते हैं, मैंने आपको अपनी जो रात की क्लास हुई थी,
जो हमने अभी बताई थी आपको एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें भी मैप पढ़ने का तरीका बताया था कि इसे पश्चिम कहते क्यों हैं। तो हमने पश्चिम की तरफ, अरब सागर की तरफ चले तो यहां पर हमें एक देश दिखाई दिया, छोटू सा देश, जिसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ यह देश है। इस अमीरात के साथ में हमने व्यापारिक गठबंधन करने की बात की है। क्या गठबंधन हुए हैं? हम लोगों ने इनसे कहा है कि हम आप मिलकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम लोगों ने साइन किया था लास्ट ईयर, उसके अंदर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा हमने कौन सा एग्रीमेंट साइन कर लिया है इनके साथ। साथियों, ये आपके सामने खबर है जो आपको समझनी चाहिए। हम लोकल करेंसी में बात तो कर रहे हैं, लेकिन असल मायने में इंडिया इनके साथ लास्ट ईयर ही ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन कर चुका है, और उस एग्रीमेंट का नाम है साथियों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैं आपको उसकी कटिंग दिखाता हूं। आप इधर की तरफ एक कटिंग देखिए। यह कटिंग है फरवरी 19 2022 की, यानी आज से 1 साल पहले इंडिया ने यूएई के साथ में एक एग्रीमेंट किया था। वो एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट था 18 फरवरी 2022 को, जिसे एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमने क्या निर्णय लिया था कि भारत और यूएई एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, लेकिन करते समय एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्सेशन में राहत देंगे। इस प्रक्रिया को हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नाम दिया था, जो कि एफटीए का ही एक प्रकार है। अब जब हमारे एक दूसरे के व्यापार होने लगे तो हमने सोचा कि क्यों ना इस व्यापार को एक नई दिशा दी जाए। क्या कि व्यापार तो हो रहे हैं दोनों के बीच में बढ़िया से। हमने टारगेट क्या रखा था कि अगले 5 साल में भारत और यूएई का व्यापार बढ़ाकर $100 बिलियन लेकर जाएंगे। तो $100 बिलियन का टारगेट ले जाने के लिए हमने जो एग्रीमेंट किया था उसमें एक बहुत बड़ी चीज आड़े आ रही थी, और वो क्या थी? ट्रेड डेफिसिट। अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या होती है? देखिए, ये आप यहां पर खबर देख लीजिए। इंडिया और यूएई ने सीएपीए का एग्रीमेंट साइन किया था। ये खबर हमने आपको बताई है। सीएपीए क्या होता है? ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रकार है। फ्री ट्रेड का मतलब जिसमें टैक्सेशन ना लगे। इंडिया ने यूएई के साथ में सीएपीए साइन किया था। टारगेट क्या रखा था? $100 बिलियन के अंदर हमें अपना अगला टारगेट लेकर जाना है। अब हमारी साथ सबसे बड़ी चैलेंज क्या आ रहा था? चैलेंज ये आ रहा था यूएई की ट्रेड में कि भारत ने अभी भी जो इस साल तक ट्रेड किया है इन लोगों के साथ, अगर उसका नंबर देखा जाए तो जैसे देखिए यहां $72 बिलियन का व्यापार है ना, अभी चल ही रहा है। अप्रैल से सितंबर में ही 44 बिलियन का हो गया है। हमारा टारगेट है अगले 5 सालों में, यानी वर्ष 2027 तक, तो यहां पर 2027 तक जो है हम लोग, हाँ भाई, एक बच्चे ने स्पेशल थैंक्स भेजा है, उसका कमेंट हमें याद दिला देना इस सेशन के बाद में, ठीक है? मतलब सेशन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद उसका आंसर ले लेंगे हम, ठीक है? तो 2027 के अंदर जो है 2027 तक हम $100 बिलियन का व्यापार कर लेंगे। अब आपको पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा हूं मैं आपको, $100 बिलियन का व्यापार कर लेंगे, ये सच है, लेकिन इस व्यापार की बहुत बड़ी चुनौती क्या है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। फिगर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपके सामने ये यूएस के $मिलियन में हम यहां दिखा रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट को कंपेयर करिए। देखिए 2017-18 में हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे और इंपोर्ट कम थे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े फिर भी हमारे पास में ट्रेड में फायदा था, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, हमारे यहां पर अब इंपोर्ट ज्यादा होने लग गए और एक्सपोर्ट कम होने लग गए 19-20 में। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, हमारे पास में एक्सपोर्ट कम होने लगे, इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ने लग गए। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, हमारे एक्सपोर्ट वहीं की वहीं रहे, नंबर मतलब 2019-20 का ही 21-22 में पहुंचा, और इंपोर्ट और ज्यादा हो गया। और अब हम और आगे जा रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट इतना सा है और इंपोर्ट ऑलरेडी इतना हो चुका है। दैट मींस भारत यूएई के साथ जो सपना देखता है $100 बिलियन तक पहुंचने का, उसमें एक बड़ी चुनौती क्या है? हम वहां से जो वस्तुएं मंगा रहे हैं ना, उनसे हमें घाटा बहुत हो रहा है। हमारे इंपोर्ट ज्यादा हैं। हमने इंपोर्ट के अंदर जो परसेंटेज ग्रोथ देखी है ना, वो बहुत ज्यादा देखी है। हम एक्सपोर्ट में मतलब ग्रोथ नहीं कर पा रहे, इतनी हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़े जितने हमारे इंपोर्ट बढ़ गए। इससे क्या हुआ? इससे हमें व्यापारिक घाटा हुआ। जो हमें व्यापारिक घाटा हुआ ना, जिसे आप ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, उस व्यापारिक घाटे में हमें डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं। इधर देखिए $US मिलियन, हम इतना डॉलर चुका रहे हैं, मतलब हम लोगों को अपने जेब से डॉलर्स यूएई को देने पड़ रहे हैं।
ये तो भारत के लिए भविष्य में, अगर हमें सपना यह है कि हमने पैक्ट इसीलिए किया था कि अगले 5 सालों के अंदर हम लोग $100 बिलियन पहुंचेंगे, तो ये तो हमारे लिए घाटे का सौदा हुआ। घाटे का सौदा हुआ। इससे बचने के लिए भारत ने इनके साथ, क्यों? क्योंकि भारत और यूएई का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था। इससे बचने के लिए भारत ने एक तरीका अपनाया कि भाई व्यापार में अगर आगे बढ़ना है तो हमें रुपये को ग्लोबल ले जाना पड़ेगा, ग्लोबल ले जाना पड़ेगा। इसी कारण से रशिया समेत 35 देश अभी तक इंडिया की करेंसी में व्यापार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनमें से यूएई भी एक देश है जो भारत के साथ व्यापार करेगा और रुपये के अंदर व्यापार करने को तैयार हो रहा है। यानी उसकी करेंसी को भी हम इज्जत देंगे, वो हमारी करेंसी को इज्जत देगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई। 100। अब आप पूछेंगे कि सर एक तरह से तो यह हमारे लिए नुकसानदायक हुआ, हमें तो करना ही नहीं चाहिए था। रुकिए जरा, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी तुलना में तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पर उनको पेमेंट कर रहे हैं रुपये में। रुपये में तो आप चाहे जितना पेमेंट कर सकते हैं, आपका अपना है, कोई डॉलर का लफड़ा नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है कि यहां पर इंडिया ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यूएई से यह कहा कि देखो आपका सामान हमारे यहां आने लगेगा, बहुत तेजी से विस्तार होगा, लेकिन हमें भी कुछ बदले में आपसे चाहिए। बोले क्या चाहिए? इंडिया यहां पे खेला खेल गया। इंडिया ने कहा कि हमारे लोग आपके यहां काम करने आएंगे, आपको $15 बिलियन, ये तो डॉलर में ही पेमेंट देना होगा, $15 बिलियन आपको ट्रेड यानी सर्विस में, जो हमारे लोग आपके यहां काम करते हैं। यूएई की आबादी 99 लाख के आसपास है, जहां पर 33 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। आपको उन्हें और ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी होगी। $15 बिलियन सालाना आपको उन्हें पे करना होगा अतिरिक्त रूप से। यानी जब हमारा व्यापार $100 बिलियन पहुंच रहा होगा तो भारत $15 बिलियन उनसे नौकरियों के माध्यम से ले रहा होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात हमने इनसे जो कही वो ये है कि आप ना केवल ये करें बल्कि हमारे यहां पर आप इन्वेस्ट करने भी आए। इन्वेस्ट करने आए से मतलब आपको एक बार के लिए पता चल गया कि इंडिया से व्यापार फायदे का सौदा है, तो आप हमारे से जो फायदा कमाएं उसे भारत में निवेश करने के लिए आए। इस बात को लेकर के भी यूएई एग्री हो गया। इसका मतलब यह हुआ इंडिया और यूएई दोनों ही विन विन सिचुएशन में रहे। उन्हें भी व्यापार में बढ़त मिल गई, भारत को रोजगार में, भारत को क्योंकि रोजगार बाहर से हमें रेमिटेंसेस मिल रहे हैं उसमें, और हमारे यहां इन्वेस्टमेंट में बढ़त मिल गई। ठीक है, हम लोगों ने इतने सारे विषयों पर इनसे एफटीए किया था और उस एफटीए में अब जो बड़ी चीज निकल कर आ रही है वो क्या है कि हम लोग इनसे रुपया दिरहम व्यापार कर रहे हैं। सर भारत का यूएई के साथ जो व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, इसके रिश्तों की आधारशिला कब से रखाव आई? देखिए भारत की तरफ से 34 साल बाद कोई प्रधानमंत्री वर्ष 2015 में, इनका नाम नरेंद्र मोदी है, ये यूएई गए थे। यानी भारत के 34 साल बाद अगर कोई प्रधानमंत्री यूएई गया था तो वो नरेंद्र मोदी थे, और उन्होंने यहां पर अब तक 3 बार यात्रा कर ली है, जिसका परिणाम क्या निकला? यूएई भारत के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो गया। क्यों? क्योंकि भारत ने यूएई के साथ मिलकर I2U2 नामक गठबंधन बना लिया। याद करिएगा, यूपीएससी के मेंस में भी पूछा जा चुका है। इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, इन्होंने मिलकर एक नया क्वाड बनाया है, वेस्टर्न क्वाड कहा जाता है जिसे, I2U2, जिसका परिणाम क्या निकला? भारत के यूएई के साथ जो हमारे संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ। फिर इसके वजह से फिर सवाल पूछा, सर इंडिया यूएई के रिलेशन से मेजर फायदा किस चीज को है? पहला तो इकोनॉमी को है, हमने वो दिखा दिया। इकोनॉमी के अंदर अगर हम बताएं तो यूएई जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएसए, चाइना और यूएई। 3 देश हो गए। ये तीनों देश जो मैंने बताए ना, ये एसएससी के अंदर लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं। भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनरों को क्रम में व्यवस्थित करें तो उसमें यूएसए, चाइना और यूएई निकल कर आए थे। ठीक है, यूएई इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करेगा, कितना करेगा? $11.67 बिलियन का, जो कि भारत के अंदर नवा बड़ा इन्वेस्टर होगा। तो देखो $15 बिलियन तो हमने क्या ले लिया इनसे? $15 बिलियन की तो नौकरियां ले ली। दूसरा $11 बिलियन के हमने इनसे क्या ले लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ले लिए। यूएई हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम का निर्माण किया है। इसके अलावा एनर्जी कॉर्पोरेशन, क्योंकि यूएई से हम तेल का इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग तेल के लिए इनके साथ में, UAE is the first international पार्टनर फॉर इंडिया
जो कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो इंडिया के साथ बना रहा है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी भारत के साथ है। नंबर नेक्स्ट, पेंडेमिक मैनेजमेंट में जो कोरोना के समय हुआ था तब हमने एयर बबल अरेंजमेंट इनके साथ किया था, यानी यूएई और इंडिया के बीच में ट्रांजिट आराम से होता रहा था। बड़ी मात्रा में लगभग 3.5 मिलियन जो लोग हैं यानी 35 लाख लोग यूएई में भारत वाले रहते हैं। भारत की तरफ से मेजर क्रिकेट स्पोर्ट्स जो हैं वो आपके यूएई के अंदर हो रहे हैं। इससे भारत को फायदे क्या क्या हुए तो आप देख सकते हैं, भारत ने मतलब 83 बिलियन यूएस डॉलर रेमिटेंस प्राप्त किया था 2020 के अंदर, जिसमें से यूएई एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था। इस तरह से भारत के लिए यह यूएई काफी ज्यादा मायने रखता है। मैं आपको 7 फरवरी के दिन प्रकाशित एक खबर दिखा रहा हूं पीआईबी के अंदर, जिसमें 2021-22 का एक डेटा शेयर किया गया है कि भारत को लास्ट ईयर कितना फॉरेन रिजर्व मिला या फिर रेमिटेंस प्राप्त हुआ। जो लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं उन्होंने अपने घर में कितना पैसा भेजा, तो आंकड़े निकलकर जो आए उसमें था आंकड़ा 89 बिलियन डॉलर का। कितना? 89 बिलियन डॉलर हमें पैसा मिलता है। इस 89 बिलियन डॉलर के अंदर से जो सबसे बड़ा हमारे लिए योगदानदायक रहा वो देश था यूएसए, जो कि कुल इंपोर्ट का 33% हिस्सा जो है ना वो कर रहा था। 23% जो है हमारे जो रेमिटेंसेस आए उनमें यूएसए नंबर 1 था। नंबर 2 पर हमारे लिए लास्ट ईयर यूएई था, जिसने 18% हमारे पास रेमिटेंसेस भेजे हैं, यानी हमारे कुल रेमिटेंस का 18% यूएई से आया है। थर्ड लार्जेस्ट जो हमारे पास रेमिटेंस यानी हमारे लोग जो दुनिया में काम कर रहे हैं और जो घर पैसा भेज रहे हैं उनमें यूके की तरफ से 6.8 बिलियन डॉलर धन हमारे पास आया है। भारत यूएई के लिए मतलब भारत के लिए यूएई क्यों और इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से हमें अफ्रीका में रीच मिलती है, क्योंकि अफ्रीका का यूएई में काफी अच्छा इंपैक्ट है। इसके साथ साथ हम रीजनल ग्रुपिंग, क्योंकि ओआईसी जैसे जो संगठन है जिनका उपयोग पाकिस्तान के द्वारा मतलब मुस्लिम वर्ल्ड को भड़काने के लिए किया जाता है, उसमें हमारी रीच बनती है यूएई के माध्यम से। और इंडिया एक सॉफ्ट पावर के रूप में निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हमें टारगेट करता है कि हम माइनॉरिटीज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, भारत यूएई के साथ में जिस तरह के संबंध प्रगाढ़ रखता है, इससे पाकिस्तान की जो बातें हैं वो पूरी तरह से निष्प्रभावी सिद्ध हो जाती हैं। उम्मीद है आपको ये बातें भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर? तो जब ये बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हैं तो निश्चित ही आप इसका लाभ उठाएंगे। भारत अभी तक 13 देशों के साथ एफटीए साइन कर चुका है, जिनकी लिस्ट मैंने यहां पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है भाई, चलिए क्लियर हो गया। अब आपके साथ में एक प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं जो कि एमपीएससी के अंदर 2021 के मेंस में पूछा गया है। क्या सवाल था? 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए थे इंडिया यूएई हाई लेवल टास्क फोर्स के संबंध में, और आपसे यहां पर जवाब मांगा गया था। मैं एक चीज आपको यहां बताना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे साथी एक चीज और फील करते होंगे, सर आप हमें सवाल क्यों दिखाते हैं? 2 चीजें मैं अपने सेशन में आपको दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? एक तो मैं न्यूज दिखाता हूं कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और एक मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, क्योंकि समटाइम्स जो हमारे नए साथी जुड़ते हैं, पुराने साथियों का विश्वास है तभी आज हम लोगों का परिवार इतना फल फूल रहा है, लेकिन नए साथी जो जुड़ते हैं उन्हें लगता है मैं क्यों सुनूं इतनी सारी बकवास को। तो उनका जवाब देने के लिए हम यहां पर आपको सवाल दिखाते हैं कि पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों में हमारे कंटेंट का योगदान क्या है। क्लियर हो गया? उम्मीद है सभी साथियों ने इस सेशन के पहले सवाल को, जिसमें कि विस्तृत एनालिसिस था, बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। हां जी, तो अब मेरे प्यारे साथी जो यहां पर उपस्थित हैं, सर देश का फॉरेक्स बढ़ेगा, रिजर्व कैसे बढ़ेगा? हम तो डॉलर खर्च करते जा रहे हैं, सुभाष सोनी कह रहे हैं। जी नहीं, ऐसे बहुत से तरीके हैं जब हम डॉलर खर्च करते हैं वस्तु खरीदने में, लेकिन हम सर्विस सेक्टर में काफी आगे हैं। इंडिया धीरे धीरे 100 बिलियन डॉलर तो केवल सर्विस सेक्टर से कमाने जा रहा है, फॉरेक्स के रूप में रेमिटेंसेस से प्राप्त करने जा रहा है। रेमिटेंसेस 100 बिलियन डॉलर के अराउंड हो जाएगा। इसके बाद हम सर्विस सेक्टर में, जैसे कि टीसीएस हुआ या फिर हमारे जो कॉल सेंटर्स या ये जितने भी हुए, इनसे जो पैसा प्राप्त होता है सर्विस सेक्टर से, वो विदेशी मुद्रा, जैसे अभी जो इंडिया के यूट्यूबर्स हैं इन्होंने ही 1000 करोड़ से ऊपर का धन जो है वो यूएस से कमा लिया, केवल और केवल यूट्यूब के माध्यम से डॉलर्स में। तो इस तरह से भारत सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो डॉलर हम वहां से निकाल लेते हैं। ठीक है? हां जी, एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था स्पेशल थैक्स के अंदर, रिजेक्शन बहुत है सर, लाइफ में रिजेक्शन बहुत है। नाम क्या है उसका?
सनातन कुमार, लाइफ में रिजेक्शन बहुत है ऐसा करके एक बच्चे ने हमें स्पेशल थैंक्स भेज के 40 रुपए के साथ सवाल पूछा है। बिल्कुल रामलीला वाली फीलिंग आने में आ रही है। फिर भी भैया बात ऐसी है, जीवन में रिजेक्शन जो है ना वो आपकी एक थॉट प्रोसेस है। वहीं पर अगर हम एडिसन की बात करें ना, जिन्होंने बल्ब की खोज की थी, उसने बल्ब की खोज 1000 असफल प्रयासों के बाद की थी। यानी कि एक प्रकार से अगर वो ये देखता जिसके पीछे उसने पूरी अपनी जिंदगी खपा दी, उन 1000 प्रयासों के बाद भी वो बल्ब को जब नहीं बनाया पाया था, तब उसने फाइनली जब बल्ब जला लिया तो उससे पूछा कि आपने 1000 तरीके फेल होकर देखे? तो उसने कहा नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैं हर तरीके से सफल हुआ। बोले कैसे? बोले मैंने 1000 तरीके वो सीखे जिससे मुझे यह पता चला कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, है ना। तो ये रिजेक्शन और सिलेक्शन जो सवाल है ना दिमाग का, ये स्टेट ऑफ माइंड है ओनली, और कुछ नहीं है। जीवन में सफलता असफलता जो है ना, ये हमको लगता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि परीक्षा में पास होकर के नौकरी मिल जाए यही जीवन की सफलता है। मैं कहता हूं भाई साहब, जीवन में ज्ञान मिल जाए, उसका सदुपयोग कहां करना है यह पता चल जाए तो बड़ी सफलता है। आज मैं आपको यकीनन बताता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। आप पूछते हो सर आपको डर नहीं लगता क्या? भाई कोई भी चीज का फैसला आप तुरंत ले लेते हो, जब आप किसी चीज के पीक पे होते हो उसे छोड़ देते हो। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे अनुभव आपसे साझा किए हैं, लेकिन पता है आपको उन सबके पीछे का सबसे बड़ा क्रक्स क्या है? क्रक्स केवल इतना सा है कि आपको अपने ऊपर यह विश्वास हो कि यार अगर मैंने है ना सब्जी की दुकान भी लगा ली तो अपना पेट तो भर लूंगा। जीवन में इतना विश्वास पर्याप्त है, बाकी आप ईश्वर नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों का गर्व, गुमान, घमंड जो है ना, ईश्वर ने कोरोना काल में तोड़ दिया। ये रियलाइज करा दिया ईश्वर ने कि प्राकृतिक सत्ता जो है ना, नेचुरल पावर, वो सबसे बड़ी पावर है। इंसान सोचता है मैंने सब कुछ कर लिया। उस गलतफहमी से बाहर निकलिए, जीवन में निराशा आएगी ही नहीं। आपको फिर ये लगने लगेगा जो हो रहा है वो प्रकृति की देन है, जो नहीं भी होगा वो भी प्रकृति का निर्णय है, और मुझे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नियम फॉलो करते हुए आगे चलना है। तो निराशा से बाहर निकलें और आगे बढ़ें, ठीक है। आपसे गुजारिश है, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, जल्दी से सेशन को साथियों के साथ साझा करते चलें, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अगले वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, मैं आपको याद दिला दूं, कल से हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आरएनए बाई अंकित अवस्थी नाम से जो हमारा एप्लीकेशन है, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है। यदि आप में से कोई भी साथी जाकर के ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर ले। कल एक क्लास हुई है, बढ़िया सेशन चल रहे हैं, वर्ड ज्योग्राफी उसमें डिस्कस किया जा रहा है। साथियों क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ दीज प्लेटफॉर्म हैज बिकम फर्स्ट टू लॉन्च यूपीआई लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शंस? यूपीआई इस लाइट नाम से स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन लॉन्च करने वाला देश का पहला एप्लीकेशन कौन सा बन गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है। पेटीएम बिकेम फर्स्ट टू लॉन्च यूपीआई लाइट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस, यानी कि कम पैसे अगर ट्रांसफर करने हो तो उसके लिए। पेटीएम पेमेंट बैंक हैज बिकम फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू लॉन्च पेटीएम यूपीआई लाइट, एनेबल क्विक एंड सीमलेस ट्रांजैक्शन ऑफ अप टू 200 विदाउट हैविंग टू एंटर पिन टू मेक ए पेमेंट। यानी अब अगर आपको पैसे 200 रुपए तक ट्रांसफर करने हैं तो आपको पिन डालने की जरूरत नहीं है। यह बैंकिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वन लाइनर पूछे जाते हैं, ठीक है। यह जो यूपीआई लाइट वाला ऑप्शन है, यह एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्होंने इस प्रकार के अलग अलग ट्रांजैक्शंस बिना पिन डाले ट्रांसफर हो सके, ऐसा काम शुरू किया है, ठीक है। उम्मीद है आप इस बात को समझ जाएंगे। पेटीएम के बारे में 2-3 बातें पता हो। 197 कम्युनिकेशन जो है ये इसका ओरिजिनल कंपनी है। सीईओ इसके विजय शेखर शर्मा है, फाउंडर भी इसके विजय शेखर शर्मा है, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न वन लाइनर की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस इंपॉर्टेंट प्रश्न के फिर से मैं एक जानकारी आपको दे दूं। ये सारे सवाल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर एज इट इज प्राप्त हो जाएंगे जब सेशन समाप्त हो जाएगा, जो कि एक वेरीफाइड अकाउंट है जिस पर ये टिक लगा हुआ है, ठीक है। आइए सवाल क्या है? दिल्ली में 2 मार्च को होने वाले 8वें रायसीना डायलॉग की थीम क्या है? ध्यान से सुनिएगा, आज से दिल्ली के अंदर रायसीना डायलॉग शुरू हो रहा है। पहली बात, रायसीना डायलॉग में ये रायसीना शब्द क्या है? देखिए, दिल्ली के अंदर जो अरावली की किनारा है, अरावली जो माउंटेन राजस्थान से होकर दिल्ली पहुंच रहा है हरियाणा क्रॉस करते हुए, उसकी जो आखिरी टिप है ना, उस जगह को रायसीना के नाम से जाना जाता है। उस रायसीना हिल के ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना हिल पर स्थित है, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दैट इज ORF द्वारा क्या आयोजित किया जाता है?
ORF के द्वारा मेरे प्यारे साथियों रायसीना डायलॉग आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोगों को आमंत्रित करके उनसे दुनिया के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन करवाया जाता है। यह इसका 8वां संस्करण चल रहा है। इसकी थीम पूछी गई है, ध्यान से सुनिएगा, यहां 4 थीम लिखी गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो A नंबर पर थीम लिखी है ये 2023 में यानी कि इस बार की थीम है। ये वाली थीम जो लिखी गई है ये 2022 की थीम थी, ये 2021 की थीम थी और ये 2020 की थी। यानी कि चारों थीम ये कंजिक्यूटिव, यानी ये 8वें की है, ये 7वें की है, ये 6ठे की है, ये 5वें की है, यानी कि 5, 6, 7, 8 ये 8वां संस्करण है ना, तो ये 5th संस्करण, ये 6th संस्करण, ये 7th संस्करण, ये 8th संस्करण की मतलब डायलॉग की वो है थीम लिखी गई है आपके सामने। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं ये रहा थीम इसका, यहां पर यानी इस मुद्दे को ध्यान में रखकर बात किया जा रहा है। दूसरा सवाल यहां पर पूछा जाएगा आपसे कि इसको कौन इस समय इनॉग्रेट किया है या फिर कौन लीड कर रहा है। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर आई हुई है जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इस रायसीना डायलॉग की इस समय क्या है, चीफ गेस्ट हैं। तो आप इस तथ्य को भी अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपको देखना क्या है, 100 देशों की तरफ से यहां पर प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर इसका आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन क्या है, यह 1990 में स्थापित हुई एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीसन थिंक टैंक है, यानी कि यह थिंक टैंक विचार करने का एक समूह है, इसके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित करवाया जाता है। क्लियर हो गया, यहां तक आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। पहले एक बड़ा एनालिसिस लिया, फिर हमने 2 वन लाइनर क्वेश्चंस लिए। अब ये जो मैं तरीका आपके साथ पेश करने जा रहा हूं, कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ अच्छा करने की जिज्ञासा है मन में, तो उसी जिज्ञासा में मैं आपके सामने ई वेस्ट रूल द क्रिटिकल इश्यूज एंड द क्रिटिकल इश्यूज नाम से यह बिंदु डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे जितने भी प्यारे साथी यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, डिफेंस की कर रहे हैं, मैं बार बार एक ही बिंदु दोहराता हूं, उनके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। ई वेस्ट क्या होते हैं, उनको लेकर रूल क्या हैं, और जो मैं आज आपको कंटेंट की प्रस्तुति कर रहा हूं, यह हमारी इच्छा है कि हम ऐसा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराएं। चलिए सोचते हैं क्या कहानी हो रही है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के अंदर जहां पर मेंशन है बायोडायवर्सिटी, वहां से यह बहुत ज्यादा मायने रखता है, एनवायरमेंट से यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्या है, द हिंदू में एक खबर प्रकाशित होती है 28 फरवरी के दिन। खबर क्या थी, अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल, मतलब आपको ई वेस्ट रूल के संबंध में कुछ नियम बातें की जा रही हैं। ई वेस्ट होता क्या है, किस चर्चा में हम आज चलेंगे, तो हमने आपके सामने कुछ ये बिंदु रखे हैं जिनके माध्यम से हम आपके सामने आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ये चर्चा कर क्यों रहे हैं। नंबर 2, ई वेस्ट आफ्टर ऑल होता क्या है, भारत में ई कचरा को लेकर के नियम क्या क्या हैं, भारत की जो वर्तमान व्यवस्था है उसके अलावा ई कचरे को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, चुनौतियां क्या हैं, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और भविष्य में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन विषयों को ध्यान में रखकर इस मुद्दे को लेकर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस विषय को डिस्कस कर क्यों रहे हैं, तो हाल ही में क्या हुआ है, भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से यानी अगले महीने से ई वेस्ट को लेकर के, अब ये ई वेस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसे लेकर के कुछ नियम नवंबर 2022 में जारी किए गए थे। मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका निपटान कैसे हो, उसको लेकर कुछ कानून बनाए गए थे, कुछ एक तरह से नियमावली, रूल समझ लीजिए, जिनको ध्यान में रखकर ही देश को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का प्रबंधन करना है। चूंकि 1 अप्रैल से वो शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए उनकी चर्चा होना अभी से शुरू हो गया है। 1 तारीख से अचानक आपको समझ में आए उससे बेहतर है अभी समझ लिया जाए। तो शहरीकरण, डिजिटलीकरण और जनसंख्या वृद्धि के युग में ई कचरे के प्रबंधन की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए आज का इस विषय की चर्चा की जा रही है। अब सवाल बनता है, सर ये ई वेस्ट होता क्या है, चलिए अब इसकी भी चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ई वेस्ट असल में ई कचरे को कहा जाता है। अब ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और कचरा मतलब जो सामान खराब हो गया हो या फिर जो ठीक से काम ना कर रहा हो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर दीजिएगा। हां भाई, टेक्निकल टीम एक पोल क्रिएट कराइए कमेंट बॉक्स के अंदर। पोल ये हो कि बताइए
जो हमारे मोबाइल फोन की बैटरी है वो ई वेस्ट में काउंट होती है या नहीं, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं उसमें भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार हम ई वेस्ट के प्रबंधन की चर्चा कर रहे हैं। ई वेस्ट की प्रबंधन की चर्चा हो तो आज के नियम कानूनों में हम ई वेस्ट के प्रबंधन में बैटरी से संबंधित भी चर्चा करेंगे। तो बैटरी की चर्चा आज के इस विषय में कवर होगी या नहीं, आपको क्या लगता है? यस और नो में पोल में आंसर दीजिए। हां जी, बहुत सारे लोगों ने यस आंसर दे दिया है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो मतलब इसमें ट्रिकी होगा, तो चलिए नो आंसर दे देते हैं। हम पोल भी कनेक्ट करवा रहे हैं, तब तक आपको यहां पर कमेंट बॉक्स से पोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला छोटा स्वरूप है। इस शब्द का प्रयोग पुराने और अंत में छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के वर्णन हेतु किया जाता है। इसके अंदर घटक, उपभोग्य वस्तुएं, पुर्जे शामिल होती हैं। पूरा सवाल मत लिखो, केवल यस और नो लिख दो। कर पा रहे हो? ठीक है, तो घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों से कचरे को अलग करने, प्रसंस्करण, निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक। हां भाई, आप लोग अपना अपने लेवल पर जवाब दे सकते हैं। 50% लोग यस में हैं, अच्छा 90% लोग यस में हैं, नंबर बदलते जा रहे हैं। अब मैं आपको यहां पर एक फैक्ट दे रहा हूं और वो फैक्ट क्या है? देश का पहला ई कचरा निपटान क्लिनिक कहां पर स्थित है? तो आंसर है भोपाल में है। तो ये फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं साहब, क्योंकि तस्वीरों में हमने मोबाइल दिखाए हुए हैं तो दिमाग में आपके आंसर आने लगा कि हां, ई वेस्ट के अंदर सरकार जो नियम लेकर आ रही है वो बैटरियों को भी ध्यान में रखकर लाया जा रहा होगा, जो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। ध्यान से और पेशेंस के साथ सुनते चलिए। फिलहाल के लिए जो ई वेस्ट हैं उनमें हम आपको बताना चाह रहे हैं, अगर कोई कंप्यूटर खराब हो जाए, मॉनिटर खराब हो जाए, माउस खराब हो जाए, कीबोर्ड खराब, मोबाइल, लैपटॉप, है ना, कंडेंसर, माइक्रोचिप्स, टीवी, ये सब ई वेस्ट के अंदर काउंट की जाती हैं। भारत में ई कचरा के प्रबंधन के लिए कुछ कानून पहले भी रहे हैं। उन कानूनों में सबसे पहला कानून था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि वर्ष 2011 में शुरू की गई थी। मतलब एक बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या भारत सरकार ने आज से पहले कभी ई वेस्ट के प्रबंधन के लिए कोई कानून बनाया है जो आज से लागू होने जा रहा है, यानी 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है? उससे पहले कभी प्रयास हुआ है? ई वेस्ट क्या है? तो हमने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो पदार्थ हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है, जब वो यूज के बिना बचते हैं तो वो ई वेस्ट कहलाते हैं। सवाल बना, क्या इसके अंदर हमने आज से पहले कभी प्रयास किया है? आंसर है हां, बिल्कुल किया है। कब कब किया है? वर्ष 2011 में हमने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी नामक एक पहला नियम अधिसूचित किया था 2011 के अंदर। दूसरी बार प्राधिकरण और उत्पाद प्रबंधन के नाम से, ऑथराइजेशन एंड प्रोडक्ट स्टीवर्ड के नाम से हमने 2016 में नियम बनाए थे। और तीसरा नियम हमने नवंबर 2022 में बनाए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नियमों के अंदर क्या कहा गया है कि ई कचरा को पैदा करने वाले जो ब्रांड हैं उन्हीं की जवाबदेही तय होगी। यानी जिसने ई कचरा पैदा किया, असल में जिम्मेदारी भी उसी की होगी। वो उन्हें रिसाइकल करेगा, जहां से उसे पैदा किया है। ध्यान से सुनिएगा, अधिकृत रिसाइकलर से पैदा किए जाने वाले ई कचरे के बराबर या फिर निर्धारित मात्रा के बराबर रिसाइकलिंग का सर्टिफिकेट लेना होगा। उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई लैपटॉप है, अब वो खराब हो गया। अब लैपटॉप बनाने वाली कंपनी, उदाहरण के लिए डेल है, एचपी है या फिर एप्पल है, जिन्होंने भी लैपटॉप बनाना है प्लास्टिक से। अब प्लास्टिक चूंकि वेस्ट हो चुका है, अब मुझे अगर अगली बार लैपटॉप बनाना है, मैं एक कंपनी हूं और मुझे अगर अगली बार भी लैपटॉप बनाना है, तो मुझे पहले किसी ई कचरा का प्रबंधन करने वाली कंपनी से एक सर्टिफिकेट लेना होगा, जिस सर्टिफिकेट में यह मेंशन होगा कि सर इन्होंने इतना मात्रा में ई वेस्ट हमसे रिसाइकल करवा लिया है। मतलब समझ रहे हैं आप? तो आप कहेंगे सर जब लैपटॉप मेरे पास है तो सर्टिफिकेट उनको कैसे मिल जाएगा? बहुत सही सवाल है। तो इसी कारण से आप में से बहुत से लोगों ने आजकल जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं या फिर जितने भी लैपटॉप ऑपरेटर्स हैं, इनकी तरफ से आपने एक ऑफर सुना होगा एक्सचेंज का, पुराना दो नया ले जाओ। पुराना दो नया ले जाओ, उसमें एक्सचेंज की वैल्यू भी पाओ।
आप कितने भी घटिया से घटिया मोबाइल को देकर के नया मोबाइल खरीद सकते हो, उसकी भी एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। कारण वो आपको असल मायने में उस कचरे को खरीदने का पैसा दे रहा है, वो कबाड़ी की तरह काम कर रहा है। नहीं भी बिका तो भी आपसे लेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसे नया मोबाइल बनाना है तो नए मोबाइल बनाने के लिए उसे आपसे पहले पैसा लेना होगा, मतलब आपसे पहले पुराना मोबाइल लेना होगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। आई बात समझ में? इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, ई वेस्ट मैनेजमेंट जो अभी अप्रूव होने जा रहे हैं, इनको कौन कर रहा है? वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम जारी किया गया है। इसी बीच में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। आप इधर देख सकते हैं इसमें क्या नियम डाले गए हैं, आइए जरा सुनते हैं। पहली बात तो यह है कि ई वेस्ट में किन्हें काउंट किया जाएगा, उसकी संख्या बढ़ा करके 21 से लेकर 106 कर दी गई है। अब आप पूछेंगे तो क्या अब यह मेरी जिम्मेदारी भी हो गई है क्या कि मैं ई वेस्ट का प्रबंधन कैसे करूं? जी नहीं, असल मायने में जो प्रोड्यूसर है ना, उसके ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वो ई वेस्ट का प्रबंधन करे। इसमें क्या लिखा गया है? नवीन ई कचरा प्रबंधन नियम या अपशिष्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, खरीद, नवीनीकरण, निराकरण, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण में शामिल सभी व्यवसाय और व्यक्तियों पर यह लागू किए जाएंगे। मतलब देखो कौन कौन, यहां पर एक जो चीज है ना जिसमें आपको देखने लायक है, वो क्या है? यहां पर उपयोगकर्ता की बात नहीं है, बाकी सबकी है। जो यूज कर रहा है, एंड यूजर जो है ना, उसकी बात नहीं है, बाकी सबकी है। देखो, जिसने निर्माण किया, जिसने बेचा, जिसने ट्रांसफर किया, जिसने रिन्यू किया, जिसने खरीदा। आप में से कुछ कहें हमने खरीदा तो सही ना, नहीं नहीं, खरीदार बीच में भी तो होता है ना, छोटे लेवल के जो सेलर होते हैं, नहीं तो उपयोग करता होता। निराकरण जिसने किया, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग जिसने की, उन सब पर यह नियम लागू किए गए हैं। क्या कहा जा रहा है? सभी विद्युत उपकरण और रेडियोथेरेपी उपकरण, परमाणु चिकित्सा उपकरण और उसके सहायक उपकरण, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एमआरआई वाले उपकरण, बिजली से चलने वाले खिलौने, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, टैबलेट, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, आईपैड, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। मतलब भारत के अंदर ई वेस्ट किसे माना जाएगा, तो इतनी बड़ी लिस्ट यहां पर ई वेस्ट की बनाई गई है। ठीक है, इस ई वेस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक घटक, उपभोग्य वस्तुएं, पुर्जों को भी शामिल किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के जो परिचालन में काम में लिए जाते हैं। अब यहां पर जो मैंने आपसे सवाल पूछा था शुरुआत में कि क्या इसमें बैटरी को भी काउंट किया गया है, तो आप यहां पर पॉइंट देखिए, नए नियम में बेकार बैटरियों के लिए नियम लागू नहीं होते। यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर हो सकता है आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए, जहां पर सब कुछ यूज में लिया गया है, वहां बैटरी को यूज में नहीं लिया गया है। बोले यह क्या मतलब? यही तो खेल है। बैटरी के लिए भारत सरकार ने अलग से कानून बनाया है जिसका नाम बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल है। क्या नाम है? बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल है। यह तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। समझ गए? यानी ई कचरा प्रबंधन नियम जो है वो बैटरी को लागू नहीं करता, नंबर एक बात। और नंबर दूसरा, जो प्लास्टिक की पैकेजिंग के लिए काम में हुए पदार्थ हैं उनको भी वो यूज में नहीं लेता। यानी प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में चला जाता है, और जो बैटरी है वो बैटरी के लिए अलग से जो प्रबंधन नियम बने हुए हैं, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल, उसमें चली जाती है। आप पूछेंगे ये कौन से आ गए? ये रहे, देखो, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, जिसमें टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैव टू कंपल्सरी कलेक्ट 70% ऑफ देयर बैटरी सोल्ड इन मार्केट एंड दिस हैज ए 7-year कंप्लायंस टाइम फ्रेम स्टार्टिंग 2026-27। मतलब क्या है? असल में हुआ ये साथियों कि जो इन दिनों हम बैटरी यूज कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो या फिर व्हीकल्स में हो, सब एक जैसी ही हैं। ऑलमोस्ट लिथियम आयन बैटरी हम लोग यूज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो हम लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं, उस लिथियम आयन बैटरी की वजह से हम बैटरी का कलेक्शन, जो टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं या ऑटोमोटिव बैटरीज हैं, इंडस्ट्रियल बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज हैं,
पोर्टेबल बैटरीज हैं जो अपन चार्जर यूज करते हैं, उन सबके लिए यह नियम लागू किया गया है। अब आप में से कुछ लोग एक सवाल पूछेंगे, सर तो इसका मतलब यह हुआ कि मोबाइल अगर आपको बेचना है तो बैटरी निकाल कर ही बेचिए, क्योंकि बैटरी का नियम तो इसमें है ही नहीं। असल में क्या है कि आप तो बैटरी समेत ही देंगे, जिसने यह रिसाइकल किया वो असल में उसके बैटरी के निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं है। दोबारा समझिए भाई, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2023 से बनने जा रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्ट बनकर आएगा, जो वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी होगी, वो बैटरी का निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए अलग गाइडलाइंस हैं। यानी बैटरी का प्रबंधन बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत किया जाएगा। और फिर पूछेंगे प्लास्टिक का क्या होगा? प्लास्टिक का प्रबंधन, प्लास्टिक से संबंधित नियम जो है, जिसका नाम है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, उसके अंतर्गत किया जाएगा। देश में जितने भी कानून हैं उनके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन दी होती है, ठीक है। तो यह काम जो है ना, इस तरह से देखिए, यह रहा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जिसके तहत यह कार्य किया जा रहा है, ठीक है। भारत में ई वेस्ट का चैलेंज कितना बड़ा है? तो देखिए, भारत में 19-20 के अंदर कुल 10,14,961 टन ई कचरे में से केवल 22% जो है ना, केवल वही हमने रिकवर किया था। हमने इतना ई वेस्ट प्रोड्यूस किया, उसमें से केवल 22% ही रिकवर हुआ। हमारे पास पहले जो नियम चलता था वो ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 चलता था, जिसमें केवल 21 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम कवर होते थे, लेकिन अब बढ़ाकर 107 कर दिए गए। देखिए, ये 106 कर दिए गए। इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से सवाल बनते हैं, नया कानून कौन सा है ना, प्रबंधन के नए नियम कौन से आ गए, ये सब बातें यहां पर पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट उत्पादक देश है। महाराष्ट्र सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक ई कचरा का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा उन राज्यों में से है जिनके पास ई कचरे को खत्म और रिसाइकल करने की बड़ी क्षमता है, यानी इनके पास बड़ी मात्रा में रिसाइकल मशीनें लगी हुई हैं। क्लियर हो गया? कहने का कुल मिलाकर मतलब क्या है? कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि भारत के पास में ऑलरेडी वो क्षमताएं हैं जिनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। किन विषयों के लिए कर सकते हैं? अगर हम चाहें तो ई वेस्ट का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। इधर देख लीजिए, क्लियर हो गया? तो मैंने आपको ई वेस्ट इन इंडिया की स्थिति भी बता दी है। 78% इंडिया का ई वेस्ट जो है वो या तो कलेक्ट नहीं होता है या डिस्पोज नहीं होता है। अब भारत में ई वेस्ट के प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? नंबर 1, हमारे यहां पर लोगों की भागीदारी बहुत कम है। नंबर 2, बाल श्रम है, तो हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि ई वेस्ट क्या है। हमारे पास कानून का अभाव है, निश्चित ही ई वेस्ट स्वास्थ्य के लिए तो खतरा है ही। हमारे यहां पर कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है जो ई वेस्ट को प्रभावी करती हो कि ऐसा करोगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे। और साथ में जो फिलहाल हम लोग कचरा उठाने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें ई वेस्ट को लेकर के कोई भी अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाई जाती है, ठीक है। तो अब आप कैसे इससे बच सकते हैं, क्या करें जिसकी वजह से आप ई वेस्ट को डिस्पोज कर पाए? तो सबसे पहले हो सके तो अपने ई कचरे को दान करें। मान लीजिए आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, घर में रखा हुआ है, यूज में नहीं आ रहा है, किसी को काम के लिए दे दीजिए। दूसरा, अगर वो काम में नहीं आ रहा है तो घर में ना रखें, उसको बेच दीजिए। तीसरा, लोगों को कहिए कि ये कचरा जब तक जाएगा नहीं तब तक नया बनकर आएगा नहीं। ऐसी स्थिति में रिसाइकलिंग यूनिट्स तक उन्हें पहुंचाइए, क्योंकि असल में ई वेस्ट की वजह से हमें कई प्रकार के हजार्ड होते हैं, कई प्रकार की बीमारियां हमें ई वेस्ट के कारण होती हैं, चाहे वॉमिटिंग, मस्कुलर पेन, स्लीपनेसनेस, क्योंकि असल में ई वेस्ट पानी में घुलकर हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आई हो। फिर हमने ई वेस्ट से संबंधित आपके सामने एक सवाल रखा है जो कि पूछा गया यूपीएससी के अंदर 2013 में कि ई वेस्ट से संबंधित कौन से एलिमेंट शामिल हैं, क्या क्या होता है जिनकी वजह से परेशानियां हो सकती हैं। तो आपके सामने प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ साथ कौन सा तत्व क्या बीमारी फैलाता है, क्या काम करता है, वो हमने दिया हुआ है। उम्मीद है आपको यह पूरा सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों, मेरा प्रयास कुछ इस तरह का कंटेंट आपको देने का है। देखते हैं इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है।
क्योंकि इस तक पहुंचने में कई स्टेप की प्रक्रिया लगती है। पहले न्यूज को कलेक्ट करो, न्यूज कलेक्ट करने के बाद उसमें से पॉइंट्स छांटो, पॉइंट्स छांट के उसका ट्रांसलेशन करो, फिर उसको कलेक्ट करते हुए उसको रेफरेंस में छांट कर लेके आओ। ये सवाल जब मैंने ई वेस्ट का आपको तैयार करके दिया है, ये अपने आप में पूरा एक आंसर प्रिपेयर हो चुका है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे जब मैं पीडीएफ आपसे शेयर करूं वहां से निकालकर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें पूरे इस एक क्वेश्चन को तैयार करने में 9 घंटे की मेहनत लगी है टीम की। जो व्यक्ति इस पर काम कर रहा था उसने न्यूज कलेक्ट करने से लेकर के, कलेक्ट को रिसाइकल करने से लेकर, फिर उसमें से पॉइंट क्रिएट करने से लेकर इधर उधर से सारे तथ्य इकट्ठे करने में काफी मेहनत लगती है। आप इसका महत्व समझें और इसको यूज करें। मैंने कहा ना, यह सेशन पूरी तरह एजुकेशनल सेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसको मुट्ठी भर लोग भी देखेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले लोग कम हैं, तमाशाबीन ज्यादा हैं। पढ़ाई में मेहनत लगेगी और वो काम हमारे द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। हां, मैं फिर से आप सभी को एक चीज और याद दिला दूं, आप लोगों के लिए हमारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। मात्र 1999 में पूरे 6 महीने की, मतलब कोर्स ड्यूरेशन तो 6 महीना है, लेकिन वैलिडिटी 1 साल, यानी कि आराम से 1 साल तक आप पढ़ पाएंगे। 6 महीने के अंदर कोर्स खत्म होगा। हमसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की क्लासेस ली जा रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। हां भाई, कमेंट बॉक्स में जरा बता दीजिए कि मतलब प्रयास सही तो लग रहा है? कोशिश तो सही लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भाई। पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के ऊपर, ठीक है। चलिए, एक बालक कह रहे हैं कि सर वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। आदित्य पूछ रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी में का सेशन बहुत ज्यादा लेट है, कुछ कीजिएगा प्लीज। आदित्य, हम क्या कर पाए, आप हमें सलाह दीजिए, हम उस हिसाब से बात कर लेंगे। यूनिवर्सिटीज के हालात बहुत सही चल नहीं रहे हैं देश के अंदर, आमूल चूल चीजें हैं जो करने की जरूरत है, लेकिन आप बताइएगा। हाँ जी, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया सज्जन जिंदल को। सज्जन जिंदल जो है वो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किए गए हैं। किसने सम्मानित किया है? हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ उद्यमी के रूप में। ये JSW ग्रुप के अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक हैं। इन्होंने मोंटो कार्ले EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किया है, ठीक है। और जो कैटेगरी के अंदर लोग मतलब विजेता रहे हैं, जैसे महेश प्रताप नैनी जो को-फाउंडर CEO हैं मैडगोनेम के, उन्हें सम्मानित स्टार्टअप कैटेगरी के अंदर किया गया है। तमाम नाम है जिन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द EY अवार्ड क्या है? अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है, 1986 से दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब एक प्रश्न और आपके सामने है, और वो प्रश्न क्या है साथियों? हाल ही के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इन प्रश्नों को आप बहुत गहराई से लेंगे, आपको निश्चित ही फायदा होगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना, इनकी ग्रेविटी एक पढ़ने वाले बच्चे को पता है, बाकियों को इन क्वेश्चंस की ग्रेविटी नहीं पता होगी। जो लोग बाकी पढ़ने वाले नहीं हैं, उनको इन चीजों को देखते देखते नींद आ जाएगी, मुझे विश्वास है। लेकिन जिनको पढ़ना है ना, उनके लिए ये रामबाण औषधि है। क्या? हाल ही में पंजाब के अंदर गवर्नर और जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच का एक कन्फ्लिक्ट दुनिया के सामने आया। कन्फ्लिक्ट सामने क्या आया? मुख्यमंत्री बजट सेशन लेके आना चाहते थे, राज्यपाल ने बजट सेशन लाने की अनुमति नहीं दी। इसी बात को लेकर आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या राज्यपाल को किसी भी चुनी हुई सरकार के बजट सेशन को रोकने की पावर है? इस विषय पर आज के हम सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिन दो लोगों के बारे में आज की चर्चा होने वाली है, एक है भगवंत सिंह मान साहब जो कि यहां के CM हैं, और दूसरे हैं बनवारी लाल पुरोहित जो कि यहां के राज्यपाल हैं। जिनको नहीं पता है, एक जानकारी पहले प्राप्त कर लीजिए कि जो राज्यपाल होता है, यह केंद्र द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है किसी भी राज्य में। राज्य के लिए एक तरह से केंद्र का एजेंट होता है, जो केंद्र को राज्य से संबंधित सारी सूचनाएं भेजता है। ऑफिशियली इसका यही काम होता है, ठीक है। यह क्यों जरूरी है? गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के सेशन को हमने कहां से लिया है? तो यह इंडियन एक्सप्रेस से है। पंजाब गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट ओवर गवर्नर्स रिफ्यूजल फॉर स्टेट बजट सेशन। ऐसा क्या हुआ और कानून क्या कहता है, यह हम आज के सेशन में जानेंगे। इस सेशन के अंदर हम यह बताएंगे कि बजट सेशन जो विधानसभा में 3 मार्च से शुरू होने वाला था, उसको यहां के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जो हैं, उन्होंने होल्ड पर डाल दिया था। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उससे पहले पुरोहित जी ने इस बात की अनुमति दे दी। यानी एक प्रकार से
कोर्ट से पहुंचने से पहले ही यह सूचना बाहर आ गई कि अलाउड है आपको सेशन करना। ठीक है, यानी एक प्रकार से मामला कोर्ट में पहुंचने से पहले ही निमट गया। लेकिन सवाल तो सवाल रह गया कि आपने बजट सेशन को रोक कैसे दिया। चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले विवाद क्यों है, क्या है? दूसरा, क्या राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुलाने से मना कर सकता है? अगर मना कर सकता है तो उसका आधार क्या है और इन राज्यपाल साहब ने क्या आधार लिया? और क्या राज्यपाल की मंजूरी के बिना सरकार सदन बुला सकती है? राज्यपाल को जाने दो साइड में, और क्या सदन बुलाया जा सकता है? इन सभी विषयों को ध्यान में रखकर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विवाद क्या है। असल मायने में देखिए होता क्या है, केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है वो अपने ही लोगों को राज्यपाल बनाकर भेजती है। ये एक अनरिटन क्लॉज है जो पूरी दुनिया के अंदर फॉलो हो रहा है, पूरे देश के अंदर फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पुरोहित जी को भेजा है तो केंद्र में एनडीए की सरकार है, उन्हें यह पता हो कि उस राज्य में क्या चल रहा है, इसीलिए राज्यपाल का पद क्रिएट किया जाता है। राज्यपाल का डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होता, वो केवल केंद्र के राज्य की जो सरकारें हैं उनसे सूचनाएं एकत्रित करके केंद्र को भेजता रहता है कि इस राज्य में यह चल रहा है। यही असल मायने में इसका उद्देश्य है, इस पद को क्रिएट करने का। ठीक है, हो यह रहा है कि यहां पर यानी कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, उनके बीच और राज्यपाल के बीच अनबन चल रही है। किस बात को लेकर अनबन? इस बात को लेकर चल रही है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से जानकारी मांग रहे हैं कि आप हमें बताओ कि आपने कुछ नियुक्तियां की थी जो 2022 में की थी, अपने राज्य सरकार के कार्यकाल में की थी, उन नियुक्तियों के पीछे का कारण क्या था? यानी आपके जो अपॉइंटमेंट थे वो अपॉइंटमेंट ऐसे क्यों थे, वो हमें जवाब दो। राज्यपाल के रूप में इन्होंने जवाब मांगे, लेकिन मान साहब ने इन्हें पूरे साल भर तक कोई जवाब नहीं दिया। गवर्नर ने कई बार इनसे जानकारी मांगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई। परेशान होकर, राज्यपाल के शब्दों में अगर बात की जाए तो उन्होंने बजट सेशन होल्ड पर डाल दिया कि तुम पहले जानकारी दोगे तब जाकर के मैं आपको यह आगे सेशन चलाने की अनुमति दूंगा। तो अब सवाल यह बनता है कि क्या राज्यपाल देश जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के सेशन को होल्ड कर सकता है क्या? बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात, क्या राज्यपाल के सूचना मांगने पर मुख्यमंत्री सूचना दे या ना दे, यह मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है क्या? ये सारी बातें आज के सेशन में डिस्कस होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, यह जानकारी क्लियर हो गई कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम बजट सेशन चलाने की इजाजत देते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा स्थिति चल रही थी वो किस बात को लेकर चल रही थी कि भाई हमने कुछ जानकारियां मांगी थी, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछे थे। ये बीएल पुरोहित साहब ने 2022 में कुछ लेटर लिख के सवाल पूछे थे। क्या सवाल पूछे थे? मान साहब से इन्होंने सवाल पूछे थे कि आपने सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रिंसिपलों का बैच भेजा था, उन प्रिंसिपलों का चयन कैसे किया गया था, थोड़ा बताइए। दूसरी बात यह पूछी गई कि पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के जो लिमिटेड के जो चेयरमैन पद पर बैठे हुए गुरिंदरजीत सिंह जवांडा हैं, उनकी आपने नियुक्ति की है पद के ऊपर। वो नियुक्ति जो है उस व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी किडनैपिंग और संपत्ति कब्जाने के मामलों में आरोप लगे हुए हैं, तो उस व्यक्ति को आप किस प्रकार से इतने बड़े पद पर बिठा सकते हैं, जानकारी दें। इसके अलावा तीसरा सवाल गवर्नर ने पूछा था कि एक आईपीएस है जिनका नाम है कुलदीप सिंह चहल, उनको प्रमोट करके आपने जालंधर का सीपी लगाया, उसके बारे में जानकारी दीजिए। इन सवालों के जवाब हमें चाहिए। किसने मांगा सवालों का जवाब? गवर्नर ने मांगा। गवर्नर ने सवाल का जवाब मांगा, तो अब यहां पर एक बड़ा सवाल उठना शुरू हुआ कि क्या गवर्नर सवाल के जवाब मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है। क्यों मांग सकता है? आइए मैं आपको गवर्नर के बारे में बताता हूं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 163 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के प्रयोग और सहायता में सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी, और यह मंत्री परिषद जो है ये राज्यपाल के सहयोग के लिए होगी। और ऐसी स्थिति में आर्टिकल 167 कहता है कि राज्यपाल जब सूचना मांगना चाहे तो यह मुख्यमंत्रियों के कर्तव्य से संबंधित है कि वो राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचनाओं के जवाब दें। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के मामले में प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णय और कानूनों के प्रस्ताव के बारे में
राज्य के राज्यपाल को सूचित करेंगे। राज्य के मामले के प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी अथवा कानून के प्रस्तावों को प्रस्तुत करना जो राज्यपाल मांग सकता है वो पेश किया जाएगा। यह कहां लिखा गया है? अनुच्छेद 167 में लिखा गया है। यानी आर्टिकल 167 का उपयोग करके राज्यपाल क्या मांग रहा था? जानकारी मांग रहा था कि भाई बताओ, मेरे को जवाब दो मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिए, तो अब क्या हुआ? राज्यपाल ने अपने द्वारा एक और आर्टिकल है जो राज्यपाल के पास पावर के रूप में है, उसका उपयोग कर लिया। क्या है? राज्यपाल सदन को एक समय और स्थान पर बुला सकता है, आर्टिकल 174 के तहत। तो इस विषय में दो आर्टिकल डिस्कशन में आए। कौन कौन से आए? एक आर्टिकल 167 आया, एक 174 आया। 167 क्या कहता है? 167 कहता है कि मुख्यमंत्री जवाबदेह होगा। 174 क्या कहता है? कि यह राज्यपाल के पास पावर है। आर्टिकल 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के तहत कि एक राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्रावसान कर सकता है, यानी सदन को बुला सकता है, उनको रोक सकता है, प्ररोग कर सकता है और विधानसभा को भंग करने की अनुमति भी दे सकता है। इसका मतलब राज्यपाल के पास भी पावर है। उन्होंने दोनों ने ही अपनी अपनी पावरों का मिसयूज कर लिया। 167 के तहत जो काम करना चाहिए था मुख्यमंत्री को, वो मुख्यमंत्री ने नहीं किया, और 174 के तहत जो काम करना चाहिए था राज्यपाल को, वो राज्यपाल ने नहीं किया। राज्यपाल को काम क्या करना चाहिए था? राज्यपाल असल में कैबिनेट जो है, मतलब उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, उसकी रिकमेंडेशन पर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करता है। तो बिना सलाह के उसने बजट सेशन को रोक कैसे दिया? समझ गए? इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया था। क्या आज से पहले कभी ये मसले आए नहीं क्या? सुप्रीम कोर्ट की नजर में आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में पहले भी कह चुका है कि सदन की बुलाने की शक्ति पूरी तरह से राज्यपाल में निहित नहीं है। यानी राज्यपाल खुद से यह डिसाइड नहीं कर सकता कि सदन बुलाऊं या ना बुलाऊं। यह जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी रिकमेंडेशन के तहत ही कार्य कर सकता है। ठीक है? दोनों ही लोग अपनी अपनी शक्तियों का मिसयूज कर रहे थे। इसी के चलते यह सारा की सारा विवाद हुआ। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि आप सरकार ने रिपोर्ट ना देकर आर्टिकल 167 का उल्लंघन किया, और राज्यपाल द्वारा सदन ना बुला करके आर्टिकल 163(1) जिसके तहत यह लिखा गया है कि राज्यपाल जो है वो सलाह के ऊपर कार्य करेगा, उसका उल्लंघन किया गया। दो आर्टिकल का यहां पर बेहतरीन यूज हुआ है। आप ये एग्जीक्यूटिव पावर्स और जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनसे संबंधित चीजें सुन रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह प्रक्रिया पसंद आई हो। एक बार के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कम से कम भला बुरा तो कह दो कि हां सर मजा आ गया या बुरा लग गया है। मैंने कितना ज्यादा अपनी टीम को कल मोटिवेट किया है। बेचारों ने कल इसी कारण से डांट खाई थी कि मैं चाहता क्या हूं। अभी इसमें भी कई लेवल के सुधार होंगे। मतलब हम उस लेवल तक इसको ले जाना चाह रहे हैं कि न्यूज हो, न्यूज के अंदर से एनालिसिस हो, एनालिसिस निकलकर नोट्स फॉर्मेट में क्लास तक पहुंचे। यह बहुत आसान काम नहीं है। आपको लगता है, हो सकता है ये बिल्कुल रेबड़ी की तरह लिखा हुआ मिल रहा है, आप इसको लिखने के लिए भी परेशान ना हो। ये भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर, जो अभी अंकित अवस्थी सर के नाम से है, सेशन पूरा होने के बाद में साझा कर दूंगा। हाँ भाई, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर मजा आ गया, नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही अच्छा है, लग रही है मेहनत। अनिरुद्ध, राम प्रताप, रॉयल, अनूप, एंटरटेन, गणेश, आर्यन, आरजू, प्रकाश, चलो थैंक यू सो मच। काम किया जा रहा है, यह फील आ रहा होगा। अब इससे संबंधित एक प्रश्न पेपर में भी पूछा गया है। क्या? गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके अभ्यास के लिए दे दिया है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इज और आर करेक्ट? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सीडीएस के अंदर यह पेपर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, यानी ये सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसी लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन लाइनर, आप अगर नोटिस कर रहे हो तो इस बार वन लाइनर क्वेश्चंस के अंदर भी हमने मतलब थोड़ा सा लेवल अप किया है। जैसे
गोदरेज केमिकल इंडस्ट्री के नए सीईओ के रूप में किसे मतलब पदभार दिया गया है? तो विशाल शर्मा जी को। न्यूज की कटिंग से आपको यह जानकारी दे दी। इसके बाद में विशाल शर्मा कौन है? तो ये सीईओ हैं और ये मतलब इस पद पर बिठाए गए। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है महाराष्ट्र की कंपनी है, गोदरेज के नाम से जानी जाती है। जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश के गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है? तो इंडिया को दिया गया है। इंडिया विन जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। न्यूज को वेरीफाई कर लीजिए, 28 तारीख को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, जीएसएम एसोसिएशन के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा 750 मोबाइल ऑपरेटर जिन्होंने 400 कंपनियों को रिप्रेजेंट किया था, उनके बीच में यह प्रशंसा पुरस्कार भारत को मिला है। टेलीकॉम सेक्टर का यह पुरस्कार है, विजनरी होने के नाम पर बार्सिलोना के द्वारा यह दिया गया है। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल है जो कि इस समय देश में काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सवाल क्या है, विषय क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। असल मायने में हुआ क्या है इंडिया में, जैसे ना आपको मैं थोड़ी सी जानकारी ऐसे देता हूं ताकि आप इस न्यूज को काफी अच्छे से समझ पाएं। विवाद क्या है कि हिंदुस्तान समाचार आरएसएस से जुड़ी न्यूज वायर सेवा क्या है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में विपक्ष ने आरोप लगाया है कि न्यूज का नॉर्थ कोरियाकरण किया जा रहा है, न्यूज को लेकर के सरकार के द्वारा प्रभाव प्रेषित किए जा रहे हैं। सारा मुद्दा समझेंगे, पहले थोड़ा सा मैं आपको बातें समझा देता हूं। आपको मालूम है कि भारत में प्रसार भारती नामक एक एजेंसी है जिसके अधीन DD1 आता है, दूरदर्शन चैनल जो आता है, या फिर ऑल इंडिया रेडियो आता है। ये प्रसार भारती के अधीन कार्य करने वाली संस्थाएं हैं। प्रसार भारती सरकारी संस्था है। प्रसार भारती जो है वो आपके सामने इस तरह से है, एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जिसके गौरव द्विवेदी जो है वो सीईओ हैं। इंडिया की सरकारी पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके द्वारा ऑल इंडिया रेडियो, टेलीविजन, DD नेटवर्क जो है ये प्रसारित किए जाते हैं। इनके माध्यम से पूरे देश के अंदर सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। हालांकि आप में से पता नहीं कितने लोग DD न्यूज सुनते होंगे, लेकिन जिनको भी DD न्यूज सुनना है या सरकारी न्यूज सुननी है, परीक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी तो सुनते ही हैं। अच्छा, अब होता क्या है, आप और हमें क्या लगता है कि अखबारों में न्यूज जो छपती हैं वो कई बार ऐसा होता है कि एक ही न्यूज सभी समाचार पत्रों में दिखाई पड़ती है। भाई जो स्क्रीन है ना वो हल्की सी वो कर रही है, हिल रही है, मतलब बीच में ब्लर कर जा रही है, गायब हो जा रही है, लुप जुप कर जा रही है। देखते चला, नहीं सेशन के बाद नोटिस कर लेना। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे देश के अंदर कलर के कारण नहीं हो रहा है, वो स्क्रीन हिल रही है। तो होता क्या है, हमारे देश के अंदर समटाइम्स अखबारों में जो खबरें प्रकाशित होती हैं वो एक जैसी लगती हैं। चाहे आप आज तक पे देख लो, एबीपी पे देख लो, ये तो मतलब लाइव मीडिया वाले हैं। अखबारों की भी अगर हम बात करें तो अखबारों के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर भी अगर हम बात करें, एक जैसी खबरें दिखाई देती हैं। अचानक ऐसा लगता है कि यार इन सबके पास एक जैसी सूचना एक ही मिनट में आ कैसे गई। इसका मतलब यह हुआ या तो इन सबके संवाददाता आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते होंगे कि हाँ भाई तेरे पास जैसे ही सूचना आए मुझे दे देना, या फिर कोई और तरीका होगा जिसका काम यह हो कि वो न्यूज चैनल्स को सूचना दे। कोई तो जुगाड़ होगा इनके पास। जी हां, देश के अंदर ऐसे ही एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI करके एजेंसी हुआ करती है। वो एजेंसी देश के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनको अपनी तरफ से न्यूज देती है कि हां भाई ये न्यूज देश में घटित हो चुकी है, आप लोग इसे प्रसारित कर सकते हैं, ऑथराइज्ड है। इस प्रकार से जितने भी समाचार चैनल हैं वो किसी ना किसी एजेंसी से, चाहे वो ANI हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो UNI हो, इन एजेंसी से टाई अप करके चलते हैं कि हां भाई हमें आप खबर देते रहना, हम चैनल चलाते रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको जो सुर्खियां सुना रहा हूं वो अखबारों की कटिंग में से सुना रहा हूं, लेकिन अखबारों तक सूचना कहां से आई, तो वो सूचना का जो आधार है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, तो प्रसार भारती आज सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने हिंदुस्तान समाचार नामक एक एजेंसी के साथ टाई अप किया है। रिन्यू किया है, पुराना टाई अप था 2020 का। अच्छा, रिन्यू किया है तो भी क्या दिक्कत है? बोले असल मायने में हिंदुस्तान समाचार जो पत्र है ये असल में, जिस तरह की आप यहां पर न्यूज देख रहे हैं, ये 2 मार्च की आज की कटिंग है जो आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं, जिसमें न्यूज इस तरह से लिखी हुई है कि जयशंकर ने ब्रिटिश विदेश मंत्री से सख्त लहजे में कहा कि BBC को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। ये खबरें हिंदुस्तान समाचार अब प्रसार भारती को दिया करेगा। मतलब DD1 पर
ऑल इंडिया रेडियो पर जो सुर्खियां आएंगी वो हिंदुस्तान समाचार द्वारा कलेक्ट होकर आएंगी। पहले कौन देता था? पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया देता था, उसकी जगह हिंदुस्तान समाचार देगा। तो हिंदुस्तान समाचार में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इसका पूरा की पूरा इतिहास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है। इसके जो लोग हैं, जो संस्थापक हैं या इसकी जो कार्यकारिणी है, वो पूरी आरएसएस द्वारा लीड की जाती है। ऐसी स्थिति में विपक्ष का आरोप है कि देश में जो अब सूचनाएं भी प्रसारित होंगी वो भी आरएसएस के द्वारा सेलेक्टेड सूचनाएं ही होंगी जो आगे जाएंगी। सरकारी सूचनाएं ही तो सब जगह कॉमन सूचना के रूप में स्वीकार की जाती हैं। जिस प्रकार से चीन के अंदर ग्लोबल टाइम्स है, जिसको सरकारी मुखपत्र कहा जाता है, ऐसे ही इंडिया में प्रसार भारती है, जिसे सरकारी मुखपत्र कहा जाता है। प्रसार भारती में न्यूज का जो सोर्स है वो पीटीआई की जगह कौन हो चुका है? हिंदुस्तान समाचार हो चुका है, जिसके बाद विवाद निकलकर आया है। उम्मीद है आप लोगों को विवाद क्या है यह समझ में आ गया हो। प्रसार भारती क्या है यह बता दिया। प्रसार भारती ने 2 साल के लिए हिंदुस्तान समाचार के साथ में अपनी डील साइन कर ली है एक्सक्लूसिवली, जिसमें यह कहा गया है कि वो कम से कम 10 तो नेशनल न्यूज स्टोरीज इनको देंगे और 40 लोकल स्टोरीज जो है वो रीजनल लैंग्वेज में प्रतिदिन इनको देंगे। ऐसे समझो जैसे मैं आप तक ये न्यूज जब पहुंचा रहा हूं तो मैंने मेरी टीम बना रखी है, जिनको काम दे रखा है कि भाई आपको इस न्यूज पे काम करना है, इसको परीक्षा उपयोगी पूरी तरह से व्यवस्थित करके दे के देना है। सवालों को मैंने बांट दिया कि तुम इतना करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। ऐसे ही प्रसार भारती ने हिंदुस्तान समाचार से एक डील साइन की और वो क्या है कि भाई आप लोग मुझे दिन भर में 10 नेशनल लेवल की न्यूज दोगे और 40 रीजनल लेवल की लोकल स्टोरीज में न्यूज दोगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है हिंदुस्तान समाचार के साथ में ये साइन हुआ है। क्या ये अभी ताजा ताजा साइन हुआ है? नहीं, होने को 2020 से ये चला आ रहा है। अभी ये 2 साल के लिए और अपडेट हो गया है। 20, 21, 22, 23, 24, 25 पूरे 5 साल के लिए हो गया। ठीक है, ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने साइन किया है हिंदुस्तान समाचार के साथ। अब जो न्यूज यहां से आएंगी वो न्यूज DD1 पर और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रकाशित की जाएंगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, प्रसार भारती कैंसिल DD-AIR सब्सक्रिप्शन विद पीटीआई। हां जी, अब 2020 तक तो सब सही चल रहा था। 2020 में प्रसार भारती ने DD1 और ऑल इंडिया रेडियो के लिए जो न्यूज देने वाली एजेंसी थी पीटीआई और UNI, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। पीटीआई और UNI 2006 से न्यूज देती हुई आ रही थी प्रसार भारती को। क्या ये फ्री में देती हैं? नहीं, इनका पैसा लिया जाता है। कितना पैसा लिया जाता है आइए मैं आपको बताता हूं। असल में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो इनके साथ काम करता था और काम करके आप इधर देख सकते हैं। पहले तो हिंदुस्तान के बारे में सुन लीजिए। हिंदुस्तान समाचार जो है वो 2 करोड़ रुपए में यह काम 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर रहा है। साथ में यह कहा गया है, देखिए 12 नेशनल स्टोरी और 40 नेशनल स्टोरी। अकॉर्डिंग टू सोर्स 7.7 करोड़ विल बी पेड टू हिंदुस्तान समाचार फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड, मतलब 30 लाख रुपए के आसपास प्रति माह हिंदुस्तान समाचार को दिए जाएंगे। इससे पहले पीटीआई और जो UNI थे वो इसी काम को 9 करोड़ रुपए में करते थे। मतलब पीटीआई 9 करोड़ रुपए में सूचना देता था और UNI 5 करोड़ रुपए में सूचना एकत्रित करके देता था। हिंदुस्तान समाचार इस खबर को 7.7 करोड़ रुपए में करके देगा। नंबर 1 बात। दूसरा, पीटीआई और UNI नामक जो एजेंसीज थी ये केवल हिंदी और इंग्लिश में सूचनाएं दिया करती थी, जबकि इनका कहना है कि ये 40 लोकल स्टोरीज देंगे, लोकल लैंग्वेज में देंगे। जिन लोकल लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़िया, बंगला, असमिया ये शामिल होंगी और इस प्रकार से ये सूचनाएं निकाल करके देंगे। इतना ही नहीं, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, नेपाली, इंग्लिश में भी ये सूचनाएं निकाल करके देंगे। किसको? प्रसार भारती को। अब जान लीजिए ये हिंदुस्तान समाचार का कनेक्शन क्या है, मतलब आरएसएस से क्या कनेक्शन है। साथियों, कहा जा रहा है हिंदुस्तान समाचार की जो स्थापना है वो शिवराम शंकर आप्टे के द्वारा की गई थी। इधर देखिए, यहां पर दादा साहेब आप्टे विश्व हिंदू परिषद के शिल्पी थे। दादा साहेब आप्टे उनके करीबी थे, शिवराम शंकर आप्टे उनके द्वारा की गई थी, जो कि एक जर्नलिस्ट थे
और लाइफ लॉन्ग आरएसएस के अंदर रहे थे और विश्व हिंदू परिषद के अंदर वो जनरल सेक्रेटरी 1964 में रहे थे। हिंदुस्तान समाचार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में 1956 में रजिस्टर हुआ। 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी ने इस हिंदुस्तान समाचार नामक जो एजेंसी है इसे पीटीआई यूएनआई के साथ मर्ज कर दिया। पीटीआई यूएनआई हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती इनको मर्ज करके केवल एक एजेंसी बना दी जिसका नाम था समाचार। कब की बात है? 1975 की। यानी आरएसएस के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा हिंदुस्तान समाचार, जिसमें यह लिंक है, कनेक्शन है कि ये लोग आरएसएस के थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, इनके द्वारा समाचार पत्र चलाया जाता था, उनको न्यूज सेवा प्रदाताओं को मर्ज करके एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर क्या होता है? फिर जब यह कार्यक्रम हो गया कि साहब इनको कर दिया गया, तो इसके बाद में यह पूरी की पूरी जो डिसीजन है यह जनता पार्टी के गवर्नमेंट के द्वारा 1977 में पलटा गया। पलटा गया से मतलब 1975 में मर्ज हो गया, हिंदुस्तान समाचार का अस्तित्व खत्म कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने फिर से 1983 में इसके ऊपर कटार चला दी। फिर सुभाष यादव जो हैं, जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं मध्य प्रदेश से, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, वो इस अखबार के रिसीवर नियुक्त किए गए। हिंदुस्तान समाचार ने गवर्नमेंट की डिसीजन को चैलेंज दिया दिल्ली हाईकोर्ट में 1999 में। उसके बाद में सीनियर आरएसएस के लीडर हुए श्रीकांत जोशी, उन्हें अपॉइंट किया गया इस एजेंसी को रिवाइव करने के लिए और इसे फिर से रीलॉन्च किया गया। यानी कि यह समाचार 1975 से प्रतिबंधित की उसमें ही चल रहा था। फिर क्या हुआ? अभी रिसेंटली कैसे हुआ? फिर श्रीकांत जोशी, जिन्होंने हिंदुस्तान समाचार को रिवाइव किया, वो 2013 में नहीं रहे। उसके बाद में सर कार्यवाहक जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं आरएसएस के, सुरेश भैया जोशी, उन्होंने इसे मजबूत करने का कार्य किया। यानी हिंदुस्तान समाचार जो पत्र है यह फिर वहां से आगे चल करके आरएसएस के प्रभावों से मजबूत किया गया। फिर इस पत्र को और मजबूती दिलाने के लिए शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन के अंदर 2016 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम के अंदर यह डिसाइड किया गया कि कैसे इसे बहुत बड़ा लेवल तक ले जाया जाए। इस समय पर आरएसएस की बड़ी बड़ी लोगों ने बैठक में हिस्सेदारी ली। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए। फिर जब नरेंद्र मोदी जी इसमें शामिल हुए तो यह ढूंढा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो इसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाए। यह सर्च इनकी खत्म हुई रविंद्र किशोर सिन्हा पर जाकर के, जो कि बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे 2020 तक। इन्होंने फिर इसका चेयरमैन का पद संभाला हिंदुस्तान समाचार का और एक पोजीशन तक वर्ष 2022 तक कार्य किया और हिंदुस्तान समाचार को और ऊपर तक उठाया। फिर फिलहाल के लिए इन्हें अरविंद मार्डीकर, जो कि आरएसएस के नागपुर सिस्टम से लीड करते हैं, उनके द्वारा इसे फिलहाल लीड किया जा रहा है हिंदुस्तान समाचार को। यानी हिंदुस्तान समाचार एक प्रकार से आरएसएस का ही एक मुखपत्र, मतलब एक तरह से समाचार पत्र है। वही अब एएनआई और दूरदर्शन को न्यूज देगा। इस वजह से सारे का सारा मामला फंसा हुआ है। ठीक है, तो यह रहा हिंदुस्तान समाचार। आप देख सकते हैं फिलहाल इसका मुख्यालय झंडेवालान दिल्ली में है। एसएस आप्टे इसके संस्थापक थे और यह मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी है जो लोगों को न्यूज प्रेषित करती है। फिलहाल यह इंडिया के अंदर 200 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स को न्यूज देती है, इंक्लूडिंग दूरदर्शन। यह है हिंदुस्तान समाचार की कहानी। स्वाभाविक है अगर ऐसा होगा तो इस स्थिति के अंदर विरोध जो है वो पार्टियां करेंगी जिन्होंने कभी इसको प्रतिबंधित किया था। ऐसी स्थिति में इंडिया और नॉर्थ कोरिया करके अपोजिशन के लीडर पूछ रहे हैं प्रसार भारती से कि आप इंडिया में हैं कि नॉर्थ कोरिया में हैं जहां तानाशाही चल रही हो। अब यह देखने की बात है एक एजेंसी के साथ में तानाशाही को कैसे रिलेट किया गया है। बेस्ट टू मर्ज प्रसार भारती एंड बीजेपी, लोगों ने कहा, मतलब जो अपोजिशन के लोग हैं उनका कहना है इससे अच्छा तो यही था कि प्रसार भारती को बीजेपी से ही मर्ज कर देते। यह विवाद है। तो विवाद क्या है, कहानी क्या है, यह पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनेराई विजयन। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारणकर्ता को, जो कि एकमात्र स्रोत के रूप में कई परिवारों से जुड़ा हुआ है, एक तरह से यह खबरों का भगवाकरण किया जा रहा है। संघ परिवार इज द embodiment of the fascist desire that no voice of dissent should be heard, यानी जो भी विरोध की आवाजें हैं वो ना सुनी जाएं, इस तरह से लोगों को ये वाली न्यूज दी जा रही हैं।
ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ रही हो। राज चौधरी, कल कोर्स ले सकते हैं भैया, कभी भी ले सकते हो कोर्स की कोई मनाही नहीं है। कोर्स आपने अगर अब तक भी ले लिया है तो बढ़िया, बाकी कोर्स तो पूरे साल भर जब मन पड़े तब ले लो। लाइव क्लास कल से शुरू हुई थी, अब वो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिखेगी, बाकी कुछ भी नहीं है, मर्जी आपकी है। कोर्स कभी भी ले सकते हो भाई, ठीक है। चलिए, उम्मीद है 100 रुपए वालों के सवाल सुनाई दे रहे हैं, देख रहे हो आप। हाँ जी, इससे संबंधित सवाल क्या है, एनटीपीसी सीबीटी 2016 के अंदर सवाल पूछा गया, प्रसार भारती इज एन ऑटोनोमस बॉडी दैट कंप्राइजेज, तो आप देख लीजिए बोथ एआईआर एंड दूरदर्शन, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है साहब। इशू समझ में आ गया। फिर चलिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं। किसको पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तथ्यात्मक जानकारी है। पीआईबी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं राजेश मल्होत्रा, उन्हें पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे भारत सरकार के प्रमुख प्रवक्ता होंगे। सत्येंद्र प्रकाश का स्थान ये लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला वन लाइनर क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में किस राज्य के ने अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला पहला भारतीय मंदिर बनाया है? केरला के अंदर रोबोटिक हाथी उपयोग में होगा, यह पहला मंदिर केरला में बनाया गया है। रोबोट एलिफेंट रिचुअल ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। केरला के त्रिशूर जिले के अंदर इरिंजाजाद पिल्ली में श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जो अनुष्ठान की क्रियाएं हैं उनको मतलब ये एक रोबोट के रूप में यहां हाथी बनाकर दे दिया गया है, ठीक है। अब एक खबर और सुनते हैं साहब जो सुर्खी में है। क्या खबर है? उड़ीसा में हाल ही में सोना मिला है। यह खबर बहुत ही जबरदस्त खबर कंसीडर की जा रही है। जबरदस्त खबर क्यों कंसीडर की जा रही है? कुछ दिनों पहले अपन ने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक खबर की थी जिसमें था कि जम्मू कश्मीर में मिला व्हाइट गोल्ड। अब सोचिए कि जब भारत के अंदर लिथियम के भंडार मिले थे तब हमने इतनी खुशी जाहिर की थी, जो कि व्हाइट गोल्ड का गोल्ड जैसा, गोल्ड जितना महंगा कंसीडर करके राजी हो रहे थे। लेकिन अब सोचो रियल गोल्ड मिलने की बात आ जाए तो निश्चित ही ये तो एक जैकपॉट होगा। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उड़ीसा के अंदर यह जानकारी बाहर आई है कि उड़ीसा के 3 जिलों के अंदर गोल्ड के प्रचुर भंडार मिलने की संभावना है। अब ये कितने भंडार हैं ये क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि इसकी पुख्ता जानकारी किसी भी वेबसाइट पर नहीं है। न्यूज कटिंग्स हैं कि जो जैकपॉट लग गया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भारत के अंदर उड़ीसा में गोल्ड डिपॉजिट मिले हैं। सवाल बड़ा बनेगा, क्या सर भारत में ऑलरेडी गोल्ड के कहीं भंडार हैं क्या? बिल्कुल हैं। कहां कहां पर हैं मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। कर्नाटक के अंदर आपने एक मूवी देखी होगी, कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक से संबंधित एक मूवी देखी होगी जिससे आप चीजों को रिलेट कर रहे होंगे। कोलार गोल्ड फील्ड, जिसे आप केजीएफ के नाम से जानते हैं, असल में वो कोलार कर्नाटक में है, जो देश के अंदर उत्पादित होने वाले कुल गोल्ड का 88% अपने यहां से उत्पादित करता है। यानी देश में जो मैक्सिमम गोल्ड उत्पादित होता है वो कर्नाटक से होता है। कर्नाटक की वही सबसे पुरानी जो माइन है जिसका नाम कोलार, उसी पर फिल्म केजीएफ बनी हुई है, यश की, जो आपने देखी होगी। खैर फिलहाल हम उड़ीसा पर चल रहे हैं। उड़ीसा के बारे में जानकारी कहां से मिली? तो एएनआई नामक न्यूज एजेंसी ने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे के आधार पर उड़ीसा के 3 जिलों के अंदर गोल्ड के भंडार पाने की सूचना दी है। उड़ीसा के खनन मंत्री, माइन मिनिस्टर हैं प्रफुल्ल मलिक, उन्होंने अपने द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया कि देवघर, क्योंझर और मयूरभंज जिले के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को गोल्ड के भंडार मिले हैं। पहले उड़ीसा को समझ लेते हैं। भारत के पूर्वी राज्यों में अगर आप देखें तो आपको यहां पर उड़ीसा दिखाई दे जाएगा, और जब आपको उड़ीसा दिखाई दे जाएगा तो उड़ीसा के अंदर पूर्व की तरफ आपको 3 जिले दिखाई देंगे। ये रहे वो 3 जिले, देवघर, क्योंझगंज और मयूरभंज। इनमें गोल्ड के भंडार प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। विधानसभा के अंदर विधायक सुधीर कुमार सावल ने सवाल मंत्री जी से पूछा कि साहब हमें बताइए कि जीएसआई इतने समय से यहां पर सर्च कर रही है, कुछ मिला है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल, देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज के अंदर सोने के भंडार मिले हैं, और ये सोने के भंडार मयूरभंज के 4 जगहों पर, देवघर में 1 जगह पर और क्योंझर में 4 स्थानों पर पाए गए हैं। मयूरभंज जिले के अंदर सुरियागुड़ा, रुआनसिला, धुशूरा की पहाड़ियों पर, जोशीपुरा क्षेत्र में मिली है। देवगढ़ के अंदर अधास और क्योंझर के अंदर दिमिरा मुंडा, कुशकला, गोटीपुर और गोपुर में भंडार प्राप्त हुए हैं। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि अभी यहां पर भंडार की सूचना मिली है। कैलकुलेशन कितना होगी, कितना गोल्ड निकलेगा, यह सारी जानकारियां भविष्य की संभावना में है।
ठीक है। इन्होंने अपने जवाब में कहा कि 1970 और 80 के दशक में जीएसआई ने यहां सर्वे कराया था, लेकिन उसके परिणाम जारी नहीं किए गए थे। लेकिन फिर पिछले 2 सालों से जीएसआई इन 3 जिलों के अंदर सर्वे कर रही है और जहां से ये सोने के भंडार की बातें पता चली हैं। लेकिन कितना सोने का भंडार है यह अभी तक पता नहीं चला है। इंडिया में 3 ही वर्किंग गोल्ड माइंस हैं, जिनमें एक हट्टी में है और एक ऊटी में है जो कर्नाटक के अंदर है, और झारखंड के अंदर हीराबुदीनी के अंदर है। यानी जो केजीएफ माइन आप सुनते थे वो पहले कर्नाटक की एक प्रमुख माइन हुआ करती थी, कोलार गोल्ड फील्ड, वहीं पर हट्टी के अंदर ही थी। वहीं पर आपने यहां 2 माइन देखनी है, कर्नाटक में हट्टी और ऊटी, और उसके अलावा झारखंड के अंदर हीराबुदीनी। भारत के अंदर जो गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है प्रति वर्ष वो मात्र 1600 किलो गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है, 1.6 टन, जबकि भारत जो इंपोर्ट करता है गोल्ड वो करता है 774 टन प्रति वर्ष। यानी हमारा इंपोर्ट कितना ज्यादा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत 774 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है दुनिया भर में। दुनिया में गोल्ड की जो मांग है उसमें देश के अंदर जो आपको चीजें हैं वो आपके समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। भारत के अंदर कुल गोल्ड का भंडार कितना है तो कहा जाता है कि 70.1 टन भारत में गोल्ड का भंडार है। और ये जो 70.1 टन है, इस टन को फिलहाल निकालने के लिए नीति आयोग प्लान बना रहा है कि कितना जल्दी हम अपने गोल्ड को एक्सप्लोर करके बाहर निकाल सकते हैं। दुनिया में अगर देखा जाए कि गोल्ड सबसे ज्यादा कहां पर निकलता है तो चाइना में निकलता है, ऑस्ट्रेलिया में निकलता है, रशिया, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, कजाकिस्तान, इनमें बड़ी मात्रा के अंदर गोल्ड निकाला जाता है। अगर गोल्ड इंपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया ने वर्ष 2011 से लेकर 22 के बीच में गजब गोल्ड इंपोर्ट किया है। 3440 बिलियन रुपए का हमने गोल्ड इंपोर्ट किया वर्ष 2022 के अंदर, जो कि सर्वाधिक है। इंडियंस की मानसिकता है कि उन्हें इन्वेस्ट तो करना होता है, मार्केट अगर पिट जाए तो शेयर मार्केट से निकाल करके गोल्ड में पैसा लगा देते हैं। गोल्ड के लिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। माना जाता है कि यूएसए सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखता है। भारत में जो गोल्ड खरीदा जाता है वो स्विट्जरलैंड से मंगाया जाता है। भारत स्विट्जरलैंड से ही क्यों मंगाता है? यह कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे अच्छी गोल्ड रिफाइनरीज हैं, जो रिफाइन करके गोल्ड को जो निकालती है वो सबसे उच्च गुणवत्ता का होता है। यही कारण है कि भारत अपनी जो गोल्ड की जरूरतें हैं उसमें लगभग आधी 45.8% स्विट्जरलैंड से पूरी करता है। भारत का जो सोना है उसका 45.8% स्विट्जरलैंड से, फिर हम यूएई से, फिर दक्षिण अफ्रीका, गिनी और पेरू से इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश के अंदर जो गोल्ड आया वो स्विट्जरलैंड, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और गिनी से 2021 में भी आया था। यही कारण है कि देश में स्विट्जरलैंड से प्राप्त गोल्ड की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। 2021 की बात करें या 2022 की, भारत ने बड़ी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट किया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन गूगल पर ढूंढा जाए कि नंबर 1 गोल्ड इंपोर्टर कौन है तो गूगल पर जानकारी चाइना की है, लेकिन चाइना प्रोड्यूसर नंबर 1 है। अब इस बात को लेकर बड़ी एम्बिगुअस सिचुएशन इसलिए भी होती है कि गोल्ड 2 प्रकार से इंपोर्ट किया जाता है, सरकार के द्वारा और आम लोगों के द्वारा। सरकार के द्वारा जो इंपोर्ट होता है वो सरकार के फॉरेक्स का हिस्सा होता है, और जो लोगों के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का हिस्सा होता है। अब कौन सी जानकारी पब्लिक डोमेन में कितना सही है ये ऊपर वाला जाने, हमने केवल इतना जान लिया कि लीडिंग गोल्ड इंपोर्टर्स के अंदर जहां पर गूगल जानकारी चाइना की देता है, वहीं पर स्टैटिका जाइना यूएस के देता है। मैंने आपको दोनों की जानकारी दे दी है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन हां, इंडिया के इंपोर्ट को लेकर गोल्ड पर सवाल जो वेस्ट बंगाल पीसीएस ने पूछा कि भारत सबसे ज्यादा गोल्ड कहां से मंगाता है, तो आंसर स्विट्जरलैंड था, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको यह जानकारी निश्चित ही नई अपेक्षाएं देगी कि भारत कुछ तो बढ़िया करने वाला है। जानकारी पसंद आ रही हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। साथियों, हाल ही में किसने बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। बारिसु कन्नड़ा दिन दिमावा कल्चरल फेस्टिवल जो है वो दिल्ली के अंदर मतलब इनॉग्रेट किया गया था 25 फरवरी के अंदर, ठीक है। अच्छा, किस खिलाड़ी ने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी के द्वारा फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता गया है, ठीक है साहब। ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो आपको अभी थोड़ी देर में दे दी जाएगी। केंद्र सरकार ने किस राज्य में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नया नाम बदलने की मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की अनुमति फिलहाल दे दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजीनगर किया जाएगा और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कहा जाएगा। तो ये 2 नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक साल से मतलब औरंगाबाद उस्मानाबाद बनने का गृह मंत्रालय ने फिलहाल इसकी मंजूरी दे दी है, ठीक है।
ठीक है साहब, उम्मीद है आपको यह जानकारी बढ़िया से समझ में आ गई होगी। सेशन कैसा रहा, होठ सूख चुके हैं लगातार इतनी देर तक बोलते बोलते। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो। अगर प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में हमारी जानकारी जरूर साझा करें। इस चैनल पर जो भी जानकारियां मैं आपसे साझा कर रहा हूं, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद काम की है, यानी इन्हें पढ़ने के बाद शायद आपको करंट अफेयर के लिए और मेहनत ना करनी पड़े। और रही बात जीके की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की, तो उनके लिए हमारा बैच शुरू हो चुका है। विशेष रूप से वो विद्यार्थी जो यूपीएससी का फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तैयार करना चाहते हैं, एक 6 महीने का जनरल अवेयरनेस बैच जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी फाउंडेशन लेवल से तैयार, जिसको जीरो से पढ़ना हो वहां से दी जा रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया गया है। पूरे 1 साल तक आप इसे पढ़ और सुन पाएंगे। हमारे एप्लीकेशन का नाम अंकित अवस्थी, RNA बाय अंकित अवस्थी है। यहां पर पेड बैच उपलब्ध है। 1999 में आपको कोर्स दिए जा रहे हैं। लाइव और रिकॉर्डेड जो क्लास निकल जाएंगी वो आपको रिकॉर्डेड मिलती जाएंगी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर दिन शाम 8:30 बजे क्लासेस हो रही हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती हैं। वीकली टेस्ट करंट अफेयर का फ्री मिलता है, पीडीएफ यहां पर उपलब्ध कराई जाती है। कोर्स पूरी तरह डिजिटल बोर्ड से लिया जा रहा है। जिन साथियों ने कल हमारी क्लास पढ़ी थी वो आज इस सेशन के अंदर कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर साझा करें। आपके रिव्यू का इंतजार हमें रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और बाकी हमारी टीम के कॉल सेंटर नंबर हमने आपके सामने साझा कर दिए हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप रात 8 बजे से पहले इन्हें, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में इन्हें कॉल कर सकते हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।